और इस पैनल के लिए सबसे आखिर में मैं दावत देना चाहूंगा हारून क्यू राजा, को फाउंडर एंड एसवीपी पैफला। जी बाकी पैनलिस्ट प्लीज तशरीफ लाएं। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, इसको थोड़ा सा इंगेजिंग बनाएंगे। जो जितने भी लोग पीछे हैं ना, उन सबको प्लीज़ आगे आने दें। आप सब आगे आ जाएं, सब आगे आ जाएं, सब आगे, जितने भी लोग हैं थोड़ा इंगेजिंग बनाएंगे इसको। यार ये वो पैनल है जिसका सबको इंतजार था। आगे आ जाए, सब आगे आ जाए, प्लीज़ किसी को रोकिएगा नहीं, सब आगे आ जाए। आपके मेंटोर्स, आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपके टीचर्स वो यहाँ मौजूद है, तो सब आगे आ जाए। और जो लोग बाहर हैं प्लीज हॉल के अंदर आ जाएं। पीछे वालों एक काम करो, जो बाहर खड़े हैं अगर उनको जानते हो तो उनको बोल दो इमरान बुला रहा है। हाँ भाई, जिसने इमरान भाई का पैनल अटेंड करना है प्लीज बाहर से अंदर आ जाइए। सीट्स खाली है, सीट खाली नहीं मिलनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग बाहर पीछे बैठे हैं, प्लीज़ आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, क्योंकि आप लोगों के सवाल जब लेंगे ना तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आगे की तरफ हो ताकि मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अब जो है ना वो लग रहा है कि एक अच्छा सेशन होगा। अच्छा, स्टार्टिंग सबसे पहले तो दिस पैनल इज़ अबाउट हाउ टू मेक अ करियर इन द गिग इकोनॉमी, यानी कि फ्रीलांसिंग करें कैसे, स्टार्ट कैसे लें। तो उससे पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है ना वो यहाँ पैनलिस्ट से सबसे पहले तो ये होगा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द की इंग्रेडिएंट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अ फ्रीलांसर, और किस तरह से वो डेवलप किया जाता है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इमरान साहब एंड देन शजील एंड देन रियान सर प्लीज़। देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आप कोई भी दुकान लगाते हैं ना तो उसके लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए बेचने के लिए। और फ्रीलांसिंग में जो प्रोडक्ट है आपकी वो है आपका स्किल, और स्किल सीखना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो स्टेप मैं यही कहूँगा कि आप कोई स्किल लर्न करें। और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि खुदा के वास्ते भेड़ चाल मत चलिएगा। भेड़ चाल ये होती है कि मेरे चाचे मामा के बेटे के कज़न की भाभी का जो कज़न है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो बहुत अच्छे कमा रहा है, तो आज मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें और उसका कोई स्किल लर्न करें, उसको और बेहतर करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको काम लगता है, और इसकी रिसर्च आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपवर्क या फाइवर पे जाएं, देखें क्या आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ है वहाँ पर जो बिक रही है, जिसके ऊपर लोग कमा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्किल है वो आप लर्न करें, सीखें। और सीखने के बाद फिर अगला स्टेप होगा कि अब आप अपनी स्किल्स को बेचना शुरू करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पहले लर्निंग है। शजील बिल्कुल सही बात है। मैं सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहूँगा। स्किल के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास आती है वो है कम्युनिकेशन। अगर आप बेहतर वे में अपने आइडिया को कन्वे कर सकते हैं या अपने स्किल जो आपने सीखे हैं उनको सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाहिर है कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी तो फिर ही कर सकेंगे। और थर्डली आई गेस इंटरनेट है और अच्छी एक डिवाइस है। फिर उसके बाद आपके पास डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक प्रोफेशनल बनाएंगी और फिर आप एक फ्रीलांसिंग के ट्रैक पे चढ़ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। रियान भाई प्लीज़ ऐड टू इट। देखिए, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दो दूंगा मैं। शॉर्ट आंसर इज़ जस्ट डू इट। जिसने करना है उसको इमरान भी मिल जाएगा, शजील भी मिल जाएगा, हिशाम भी मिल जाएगा और 10 टीचर मिल जाएंगे। प्रॉब्लम वो लोग हैं जो कर नहीं रहे हैं। और हम घर में, हमारे मुल्क में ये होता है कि घर में 5 खाने वाले होते हैं और 1 कमाने वाला होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एस्टीम्स पैनलिस्ट से सवाल किया कि फ्रीलांसिंग को कंपलसरी करने में क़बाहत क्या है, तो उन्होंने कहा ये है, ये है, वह है। वो जो 60-70 मिलियन लोग $2 अ डे पे हैं, या वो 60-70 मिलियन 60-70% लोग अभी तक नाम भी नहीं लिखने पहुँचे हैं।
हम उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। मैं तो उनके लिए ज़्यादा फोकस परेशान हूँ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ। जो दोनों के सवाल हैं बिल्कुल ठीक है, जवाब है बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्कूल में हम सबको एक ही करिकुलम पढ़ाया जाता है और वहाँ भेड़ चाल होती है, और उस भेड़ चाल के बाद जब वो बच्चा इस लायक हो जाता है कि उसके अंदर इतनी शऊर अक़ल आ जाए कि वो अभी कोई चीज़ सेलेक्ट कर सके, तो कॉमर्स, साइंस वगैरह वगैरह में भेजा जाता है। एक सिस्टम है जो 120 साल में क्रिएट किया गया है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हमें भेड़ चाल की सख्त ज़रूरत है, और ज़रूरत इसलिए है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स फॉलोअर्स होते हैं। हम ज़्यादातर लोग इनोवेटर नहीं होते, 0.1% लोग इनोवेटर होते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग फॉलोअर होते हैं। उसी की वजह है कि आज सिर्फ थोड़े से लोग यहाँ बैठे हैं और थोड़े से ही लोग हमें इंटरनेट पर मिलते हैं जिनको हम यहाँ बिठा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं बिठा पा रहे। अगर 4 मिलियन लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसमें से थोड़े ही लोग हैं जो कि अपने आप को ऊपर लाना भी चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग तो कहते हैं मैं तो सामने ही नहीं आना चाहता हूँ, मैं तो छुप के पीछे बैठ के काम करना चाहता हूँ। कुछ के अंदर शौक़ होता है, वो अच्छी तरह शजील की तरह लुक्स भी करते हैं, इमरान की तरह अच्छे कपड़े, ड्रेसअप, अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए क्या करेंगे हम? मेजॉरिटी के लिए हमें ज़रूरत, मैं ये समझता हूँ कि जो वन थिंग जो स्टॉप कर रही है वो ये है कि लेफ़्ट पे, राइट पे, सामने और पीछे कोई भी फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं कमा रहा है। और जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा उसके बाद ये लोग भेड़ चाल शुरू होगी, और हम भेड़ चाल में ही एक ही ज़बान बोलते हैं, वही खाना खा, सब बिरयानी क्यों खाते हैं, एक कोई कोरियन खाना क्यों नहीं खाता, एक ताइवानीज़ क्यों नहीं खाता, हम भेड़ चाल वाले नेशन में रहते हैं। तो अल्लाह करे कि भेड़ चाल ये शुरू हो जाए और ज़्यादातर लोग इस शोबे में आ जाएं। उससे क्या होगा? जब आना शुरू होंगे तो उसके बाद क्वालिटी इमर्ज होना शुरू होगी। अभी तो मिसाल के तौर पे अगर हम कराची में कहेंगे जो कोई ताइवानीज़ रेस्टोरेंट बताओ या कोई कोरियन रेस्टोरेंट बताओ, है ही कोई नहीं, तो कोरियन एक होगा, तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? लेकिन बिरयानी की दुकान हम कह सकते हैं अच्छी बिरयानी वाले बताओ, तो भेड़ चाल है बिरयानी की, तो उसमें क्वालिटी भी आ गई, प्राइस भी ड्रॉप हो गई, सस्ता भी हो गया, अच्छा भी हो गया। लेकिन ये जब होगा कि जब मेजॉरिटी इसके अंदर आएगी। मैंने आपको अभी स्कूल का पिच किया कि मैं एक इसका स्कूल बनाना चाह रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, चलना शुरू हो गया है, कि जो बच्चे स्कूलों में हैं वो 50-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हों। इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क का जहालत प्रॉब्लम है और गुर्बत प्रॉब्लम है। कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। अभी क्या होता है, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग फ़ीस मांगते हैं, मेरे बच्चे की फ़ीस दे दो। मैं समझता हूँ अगर ये मॉडल कामयाब हो गया, भेड़ चाल के अंदर आ गए, तो लोग पकड़ पकड़ के बच्चे ढूंढ रहे होंगे, भाई मुझे दे दो अपने बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे हमारे साथ मिल के कमाएँगे। तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। और हमारे जैसे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सिस्टम्स को लेकर आएँ कि हम उनको कॉपी कर सकें। कॉपी पेस्ट का कंट्री है, चाइना हो, ताइवान हो, कोरिया हो, हांगकांग हो, जापान हो, सब कॉपी पेस्ट से बने। इस वक्त कॉपी पेस्ट का टाइम है। मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, पिछले मैंने 20 साल सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है। लेकिन इस वक्त सारे काम छोड़ के मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले फ्रीलांसिंग करो, थोड़े पैसे बनाओ, $5 बनाओ, 50 कमाओ, 500 कमाओ, 5000 कमाओ, $10,000 कमाओ, फिर अम्मी अब्बा को हज पे भेजो, एक गाड़ी ख़रीदो, अब तुम एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो। जब तक ये काम नहीं करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे लिए नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बच्चा पैदा करने जैसा काम है। 3 साल तक तो बच्चे ने सिर्फ रोना है, धोना है, दिमाग खाना है, या आपके लिए नहीं, पूरा ख़ानदान को बेड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले फ्रीलांसिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बरकत है। हमको सुबह शाम गाना चाहिए कि फ्रीलांसिंग मुअज्जिन को पैसे दे के कहना चाहिए भाई अजान के साथ फ्रीलांसिंग का भी कोई गाना लगा दी करो। वजह उसकी ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो खामख़ाई के गरीब बैठे हुए हैं, खामख़ाई में गरीब में हैं, तो इससे बाहर आ सके के लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। मेरे लिए ये दोनों और जो 2-4 लोग पढ़ा रहे हैं वो हीरो हैं। मेरी दुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने बराबर में बिठा के बोले पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब $2,000 महीना ज़्यादा कमाएंगे। ये स्पिरिट जिस दिन आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल 30 सेंट बड़ा हो जाता है तो होता रहे, सारी दुनिया में महंगा हुआ है।
ये मैं समझता हूँ कि ये करने की ज़रूरत है कि इसकी प्रायोरिटी नहीं है, और जिस दिन ये प्रायोरिटी हो जाएगी हम लोग हो जाएगी, बस लेट होती है, हर चीज़ हम लेट पहुँचते हैं, हो जाएगी। काश के ये हॉल पूरा कोने तक भरा होता, बाहर खचाखच जगह होती। उसकी एक वजह है, अवेयरनेस की कमी है, यकीन की कमी है कि मैं वाकई 1 लाख रुपए बना सकता हूँ। यहाँ पे जितने लोग आज आए हैं, आपने बुलाए, आपका शुक्रिया कि आप तीनों ने मिलके, आप मेरे हीरो हैं। मैं कल ख़ास तौर पे इसीलिए आया हूँ, मुझे डॉक्टर ने कल मना किया आपने ट्रैवल नहीं करना है, मेरी सर्जरी हुई है 2 दिन पहले, लेकिन आपने कहा, मैंने कहा नहीं, ये मेरा फेस्टिवल है, ये मेरे भाइयों के लिए है, इन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप हर जगह करें, छोटे से छोटे जगह करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी धूम मचाएं। हम लोग धूम मचाने में बहुत ख़राब है, इसीलिए कोक और पेप्सी और नेस्ले पीते हैं। अब सारी दुनिया का मीठा तरीन पानी हमारे मुल्क में है, लेकिन हम नेस्ले और एक्वाफिना का पानी पीते हैं, इसलिए कि हम धूम मचाना, मार्केटिंग करना नहीं आती है। तो हम अगर मार्केटिंग में अच्छे नहीं होंगे, अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे, तो बिकेंगे नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, वरना 5 बड़ी चोटियाँ, पहाड़ अल्लाह मियाँ ने इस मुल्क को दिए, किसी को भी नाम नहीं मालूम। उसकी वजह यही है कि आप देख कर आए अभी, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। काश के एक पहाड़ का नाम होता है, ये पेप्सी का पहाड़ है, एक कोक का पहाड़ है, तो उसकी ज़्यादा मशहूरी होती है। कोक का पहाड़ के साथ सेल्फी हो गई हमारी, सारे लोग जा रहे होते। तो इसलिए आप सब मुझसे नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, ये इतनी सेल्फियाँ क्यों लेता है? मैं इसलिए लेता हूँ कि कोई वज़ीर, कोई बड़ा आदमी आके उनके साथ सेल्फ़ी नहीं लेता है। मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि ये मेरे साथ फ़ोटो लिख के खुद टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाए। पॉलिटिक्स की जगह, बेवकूफ़ी की जगह, पैसे कमाने की बात की कॉन्वर्सेशन। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, बार बार बाहर निकले। जिस दिन बिग मंगे ख़त्म हो गए, उस दिन मैं कुछ और काम करूँगा। जब तक हम लोगों को सबको कम से कम 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच रैम, इट इज़ वंडरफुल एडिशन। और मैं एग्री करता हूँ थोड़ा बहुत जिस किस्म के आप, मैंने भी बहुत टाइम ये स्ट्रगल किया है टू कम इन द फोर फ्रंट। आई थिंक हारून और इब्राहिम साहब, हम तीनों में जो सबसे ज़्यादा शाय बंदा है, आई थिंक वो मैं ही हूँ, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा तनवीर भाई, आप मेरे साथ हैंग आउट किया करें, मैं बेशर्म ज़रूर हूँ। जी बिल्कुल, वो एक बार हो चुका है मेरे अच्छा जी चले। अरे तनवीर भाई, आपसे वो सवाल ये देखिए, मैं एक बहुत बड़ा अलमिया है, और वो ये है कि पाकिस्तान, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, वो स्ट्रगल कर रहा होता है हैंड होल्डिंग की। वो तो चाहता है कि कोई बंदा उनका हाथ पकड़े और स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चले, जो कि ऑब्वियसली बात है हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता लेकिन कुछ करना है ज़िंदगी में, आप उसको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करे और कहाँ से स्टार्ट करें? आई स्किल्स ज्वाइन कर लें। अच्छा, इसको शुक्रिया रियान भाई। अच्छा, इसको मैं रिलेट करूँगा कि जब मैं उस फेज़ से गुज़र रहा था तो मैं क्या सोचता था, क्या फ़ील करता था, और मुझे क्या माइंड में क्या आता था कि यार क्या प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। और कॉन्फिडेंस लूज़ कौन करते हैं? बचपन से आप देख लें, बच्चा शरारत करता है, उस पर उसको डांटते हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव शरारत होगी, चाहे वो कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने उसको लेट डाउन नहीं करना है। या तो गलत कर रहा है, मेहमानों के सामने तो ये बदतमीज़ी कर रहा है। वहाँ से आप थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल चला गया। स्कूल में टीचर्स को ये लगता है कि अगर बच्चा शरारत कर रहा है हमारे, तो हमारी इंसल्ट हो रही है, हम बड़ा डाउन फील करें, क्योंकि वो जनरेशन गैप भी है ना। उससे आगे आए, आप कॉलेज में आ जाएं। मैं जब कॉलेज गया ना, शायद आप लोगों के लिए बड़ी अजीब बात हो, मेरे टीचर थे, वो केमिस्ट्री में बोलते थे H2O। अब मैं देहाती बंदा, मैं कहूँ यार कहता क्या है टीचर, अब वो बोलते थे H2O ना, पानी का फार्मूला। अब हमने पढ़ा होगा H, वो बोलते थे H। तो मुझे H जो एक क्या अल्फ़ाबेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी में कन्फ्यूजन हो गई। अब सोचें कि कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा। अब वहाँ से आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएं, यूनिवर्सिटी पहुँचे, वहाँ पे जी को एजुकेशन है। अब बच्चे ने छोटे होते से लेकर तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22 साल का, 18 साल का तो होता है जब यूनिवर्सिटी तक जाता है। अब वहाँ तक आपकी कज़न्स के साथ भी इंटरेक्शन नहीं हुई, और वहाँ पे जाके आपने लड़की लड़कों को इकट्ठे बिठा दिए, वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा। तो
अब जब आपके कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा किल हो चुका होता है कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। सेम मेरे साथ हुआ। अब मैं 2012, 13, 14 की आपको बात बताऊँ, उस वक्त मेरी अर्निंग जो थी ना वो $10,000 से $15,000 पर मंथ के दरमियान रहती थी। अब मैं इतना कमा रहा था, अब आप कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ। अब फेसबुक पे ना नई नई स्टार्ट हुई कन्वर्सेशन कि मेरी फील्ड के बारे में बात हो रही हो, और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। मैंने कहा यार ये तो कोई अजीम लोग होते होंगे जो पोस्ट करते हैं, इतनी टेक्निकल बातें करते हैं। अच्छा, जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई, जब मैंने उनके साथ बैठना स्टार्ट किया, मैंने कहा आप तो कितना कमाते होंगे? कहते यार $600 बन जाता है महीने का, बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है। मैंने कहा यार एक 600 और एक 10,000, ये तो तब मतलब मेरा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, हम भी यही हैं जो ये लोग हैं, हम भी वो कर सकते हैं जो सारी दुनिया कर सकती है। मतलब मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे बैठने का एक्सपोजर मिला। सबका मैंने ये लर्न किया है कि वी आर ऑल ह्यूमन, हम ऑलमोस्ट एक तरह के हैं यार, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा माइंड का समझ लें डिफरेंस नहीं है। बस एक बंदा लगा रहा, वो कुछ कर गया, एक बंदे ने कुछ नहीं किया तो इस वजह से वो हम उसको कह देते हैं फेलियर है, निकम्मा है, निकट्टू है, कुछ कर नहीं पाता। मेरे ख्याल में जो डिफरेंस है वो है कॉन्फिडेंस, और आगे आए तो कंसिस्टेंसी। एक बंदे को अगर कॉन्फिडेंस है कि यार मैं कर जाऊँगा, तो यकीन रखें वो कर जाएगा। ये यकीन करें, मोटिवेशनल बात नहीं है, मैं आपको केस स्टडीज़ के बेस पे बता रहा हूँ। दूसरा कंसिस्टेंसी, कि एक बंदे से अगर नहीं हो पा रहा, जो रुक गया है वो रह गया है, जो नहीं रुका वो कर जाएगा। दिस इज़ एज सिंपल। लगता है कि हमारे यहाँ बड़ा कि यार इसको कोई ज़्यादा चीज़ें पढ़ता होगा, कोई इसका मुताला ज़्यादा होता होगा, कोई ये होता होगा, कुछ भी नहीं है भाई। वो बस मतलब अगर मैं बताऊँ तो मेरी अगर कोई मुझे सक्सेसफुल समझता है, मैं तो खुद को नहीं समझता क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। अगर कोई समझता है तो उसके लिए लर्निंग के लिए एक है कि जब हम यूनिवर्सिटी में था मैं, और मेरे घर में इंटरनेट अनस्टेबल था, और मैं यूनिवर्सिटी में रहता था, हॉस्टल में रहता था दोस्त के पास, तो वो रात को रमज़ान शरीफ की नाइट्स होती थी तो वो लोग बैडमिंटन खेलते थे रात को, और मैं उस वक्त बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा होता था। मतलब गूगल एडसेंस के एड्स जनरेट कर रहा हूँ, उनको ब्लॉग्स पे शिफ्ट कर रहा हूँ, HTML बेस्ड मैनुअल, मतलब 1000 साइट के पेजेस हैं तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे इतना नहीं पता था कि एक ही जो ऐड यूनिट है वो सारी वेबसाइट पे लग जाता है, हर तरफ लग सकता है, नहीं पता था। और आप देखें कि एक छोटी सी बात ना पता होने की वजह से मेरा काम समझ लेंगे कुछ 40-50 घंटे इजाफी लगे उस पर। और अब अगर यूथ ये कहे कि नहीं जी मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं जी हो नहीं पाएगा, ये अनफॉर्चुनेट बात है। अब और इसको मैं, अगर वो बंदा नीयत का साफ है, वो वाकई निकम्मा नहीं है, तो मैं यही समझूंगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस उसका किल होता होता अब्बा ने कुटा, अम्मा ने कुटा, बहन भाइयों ने मारा, स्कूल में मार खा के बड़े, यूनिवर्सिटी में अच्छी शर्ट नहीं है तो उसका इशू। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं ये बड़ा यार सिंपल बंदा है, सिंपल। मैं कभी देखता हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया होगा सिंपल। मतलब इन चीज़ों की बेस पे हम जज होते क्यों हैं, मुझे नहीं समझ आती। भाई जिसने आपसे बात करनी है वो इसी लिबास में मुझसे करेगा, जिसने नहीं करनी, मैं अगर 3 पीस पहन के आ जाऊँ, अगर मतलब वो फिर मेरी तो रिस्पेक्ट ना हुई, मेरे काम की तो रिस्पेक्ट ना हुई, तो मेरे लिबास की रिस्पेक्ट है, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो मेरे ख्याल में टेक योर लाइफ इजी, और कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, ये की है। थैंक यू सो मच, एंड आई एग्री विद तनवीर भाई 100%, बिकॉज एक टेड पे एक टॉक है बड़ी देखिएगा, द की इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। उसमें बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने ग्रेड्स कितने आते हैं या आपने पढ़ाई कितनी की हुई है। द की इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज ग्रेट, कि यू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन पंचिंग, आप ट्राई करते रहो, इवेंचुअली सक्सेस आपके पास आती है। तो अग्रीड 100%। अच्छा हारून, आपसे मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि देखिए ये सारी बातें तो हो गई, वी नीड रोल मॉडल्स, वी नीड गुड कम्युनिकेशन, वी नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो इसमें पैफला क्या रोल अदा कर सकता है? बिकॉज आई नो यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ बट यू आर रिप्रेजेंटिंग पैफला, सो पैफला का क्या रोल होना चाहिए और किस तरीके से वो इन सब चीज़ों में मुल्क की मदद कर सकता है?
जी थैंक यू फहद। इसमें पैफला का जो सबसे की रोल है वो ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म सो दैट एक कोहेसिव मैनर में फ्रीलांसर्स की एक रिप्रेजेंटेशन हो, फ्रीलांसर्स को एक कोई डायरेक्शन दी जाए, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो एक्चुअली आगे सुने, जो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की ताकत रखते हैं, इस्तात रखते हैं, जो गवर्नमेंट में या इंडस्ट्री में जो ऐसी पोजीशन पे हैं। तो पैफला का प्राइमरी रोल फैसिलिटेशन के लिहाज से ये है, जो कि हमारे इस टैलेंट पूल को अपनी इस गिग इकॉनमी को फुली कैपिटलाइज करने में असिस्ट करेगा। उसके बगैर भी वो करते आए हैं और बड़ी स्ट्रगल से गुजर के करते आए हैं, लेकिन विद पैफला हमारा एम ये है कि उनकी वो स्ट्रगल्स जिस कदर मिनिमाइज़ की जा सकती हो मिनिमाइज़ कर दी जाए, ताकि वो अर्निंग पे और अपने टाइम के प्रोडक्टिव यूज़ पे रादर देन ट्राइंग टू फाइंड वर्क अराउंड्स फॉर गेटिंग देयर पेमेंट्स, ट्राइंग टू फाइंड वर्क अराउंड्स रिगार्डिंग FBR मैटर्स, ट्राइंग टू वो बैंकों के धक्के खाना रिगार्डिंग गेटिंग देयर वो PRCs एंड ये चेक करना कि हम क्लाइंट को इनवॉइस कैसे करें, कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, इस तरह के चक्कर हो, इन चक्करों से उन्हें निकालना ताकि वो काम पे फोकस करके अपने टाइम से प्रॉपर्ली अर्न कर सके। एक तो ये सबसे जो हमारा की इसमें जो एम है वो ये। लेकिन बियॉन्ड दिस हमारा दूसरा एम है उनकी जो है सॉफ्ट स्किल्स बिल्डिंग। सो मेरे नज़दीक हालांकि इस पर हमारे पैफला के बोर्ड ही में मल्टीपल कुछ राय मौजूद हैं कि हम उस पर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी सिखाने पे हमें गौर करना चाहिए। आई एग्री कि उनकी भी इम्पोर्टेंस है एंड उनके बगैर टेक्निकल स्किल्स के बगैर आप कौन सी सर्विस बेचेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक टेक्निकल स्किल्स जिसने सीखने हैं वो यूट्यूब पे, वो आपके यूडेमी पे, वो LWS पे, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, वो iSkills पे, वो कहीं ना कहीं जाके सीख लेगा मोस्ट लाइकली। जो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा फुकदान है ट्रेनिंग का, हमारे एकेडेमिया में भी डे 1 से वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो करिकुलम का कोर हिस्सा होना चाहिए, और उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी में एंड देन घर पे एंड देन इवन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में वो एक तो ये एफिशिएंट बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा बेसिक प्रैक्टिकल डे टू डे फाइनेंस। ये नहीं कि आप फाइनेंस की डिग्री लें, आप बैंक चलाना सीखें, आप कम से कम अपने टैक्सेस करना सीखें, आप फाइलिंग सीखें, आपको ये पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस वक्त कहाँ पे सबमिट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस ये, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड थर्ड की जो स्किल है वो इससे रिलेटेड ही बन जाता है, फर्स्ट वन से रिलेटेड, द आर्ट ऑफ एक्चुअली मेकिंग अ सेल, एंड यस अबव ऑल ऑफ दिस बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स जो है वो इट्स ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा फुकदान उसका है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम मसाइल पैदा होते हैं। देखा जी कोई बंदा फाइवर पे सर्विस बेच रहा है, एक पर्टिकुलर सर्विस बेच रहा है, वो काम नहीं भी आता, गिग बना ली, चलो जी वो पैसे कमा रहा है मैं भी कमाऊँगा। अब उस दौरान मिसकमिट किया, ओवर कमिट किया, अंडर डिलीवर किया, और काम कुछ नहीं आता, किसी दूसरे से करा के देना है। ऐसे बंदे पे रिलाय करके गिग पकड़ रहे हैं, गिग ले रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, जिस बंदे का उन्हें खुद नहीं पता वो करके देगा नहीं करके देगा, बाद में उसने नहीं करके दिया या वो खुद भाग गया या बीच में कोई इशू आ गया, तो क्लाइंट को तो आप लायबल है, क्लाइंट को वो बंदा नहीं लायबल जिसे आपने वो काम आउटसोर्स किया है। तो ये चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ इंडिविजुअल्स का बल्कि वो उस रीजन का, उस नेशनैलिटी का, वहाँ के फ्रीलांसर्स का एक रेप्यूट का इशू बनता है। सो ये तमाम चीज़ें हमें डे 1 से एकेडेमिया में सिखाई जानी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इस पर फोकस नहीं है। एंड पैफला का वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स है कि हम इन चीज़ों पे ट्रेनिंग में बहुत फोकस रखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, सवाल तो मेरे बहुत हैं, बट एनीवेज मेरी अपनी प्रायोरिटी ये है कि आपसे बिल्कुल एक Q&A नहीं किया जा रहा। वील टेक द टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर किसी के पास माइक है तो वील टेक 10 क्वेश्चंस प्लीज़। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया ना तो मैंने पंजाब में जाके शिकायत करनी है कि कराची के लोग इंतहाई ठंडे हैं, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो जाए वहाँ नहीं जाते, ऐसा कोई इवेंट हो जाए वहाँ नहीं आते और मुझे सवाल नहीं करते। बस आप सोच लें, आपकी रेपुटेशन का मसला है। यार मैं भी शुरू में बड़ा शाय होता था, जब किसी ऐसे इवेंट में जाता था मुझसे क्वेश्चन पूछने में मुझे झिझक होती थी, मैं बहुत शाय होता था।
और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता झिझक के करना शुरू किया तो इवेंचुअली है कि आप अब मुझसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप भी इसी तरह स्टेप लें, स्टार्ट लें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शैडो मिनिस्टर फॉर फ्रीलांसिंग इंसान पार्टी। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि हम कब तक ये कहते रहेंगे कि मैं आई स्किल्स चलाता हूँ, मैं GFX मेंटर करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल। आप सब लोग मेरे सीनियर हैं, आई रियली रिस्पेक्ट यू। मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को प्रमोट करें, आप एक दूसरे कोई स्किल्स को हाईलाइट करें अपने पेजेस पे, ताकि लोगों को वैरायटी का पता चल सके कि बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट। डू यू थिंक दिस शुड बी डन? एंड थैंक यू। ये बिल मैं जवाब देना चाहूँगा थोड़ा सा। ये बिल्कुल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, अब इसको बेचना है। तो मैं या तो हिशाम सरवर का बताता हूँ, या शजील का बताता हूँ, या बासित का बताता हूँ, मैं खुद डाइवर्ट कराता हूँ। इनके पास कोई डिज़ाइनिंग का सीखना आ रहा था, वो मेरे पास भेज रहे होते हैं। डेफिनेटली ये तो हो रहा है ऑलरेडी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भी आपको ऐड करना चाहूँगा। देखें, द बिगेस्ट एविडेंस इज स्टेज। ये पैफला के इवेंट पे अगर पैफला को सपोर्ट करने, अभी जैसे रेहान भाई ने कहा कि सपोर्ट करने इतनी दूर से आए बिकॉज इनकी तबीयत ख़राब है, फिर भी आए हैं। तो आई थिंक द बिगेस्ट एविडेंस इज ऑन स्टेज राइट नाउ कि ये इकोसिस्टम एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करता है। अच्छा, आई वुड लाइक टू जस्ट टेक 9 more questions। अगर एक और क्वेश्चन हो प्लीज़, किसी का कोई सवाल? जी बिल्कुल, उनको माइक दीजिएगा। हेलो, आई एम खलील अहमद पवार फ्रॉम हैदराबाद एंड मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का बेसिक का कोर्स कंप्लीट किया है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर सपोज मैं फॉरेन कंट्रीज में काम करना चाहता हूँ, तो फॉर सपोज मैं US या दुबई वहाँ पे जाके एज अ डेवलपर कोई मुझे हायर करता है, तो सर इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा होता है या नहीं? सब बताइएगा आपके पास सवाल किससे सबसे पहले, ताकि फिर वो सर मैं अगर दुबई या USA में फॉर सपोज जॉब करता हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप पैनलिस्ट में से किससे सवाल पूछ रहे हैं ये? सर आप कोई भी जॉब दे सकते हैं अगर। अच्छा चल ठीक है, सवाल पूछिएगा, फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा देखो, अगर आप दुबई जाते हो, बाहर जाते हो, पहले मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ था कि यार बाहर नहीं भेजना चाहिए। अब पोस्ट इंटरनेट, यानी इंटरनेट आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद, व्हाट्सएप आने के बाद, सुबह शाम अम्मी आपका दिमाग खा रही होंगी कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया। तो आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आप घर से कनेक्टेड हो। तो पहले तो फिज़िकल प्रेजेंस में आप नहीं रहते, आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं। उसको जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी का यहाँ पे कोई बैठा है जो फ़ायदा उठा देना चाहता है? बाकी लोग नहीं हैं। ये जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने हाथ उठाया है, उनको वो काम करना चाहिए जो इमरान अली डीना करते हैं। वो क्या है? जो आता है वो दूसरों को सिखाता है। जब तक नहीं सिखाओगे पाकिस्तान की इकॉनमी, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, हम इस्टोनिया नहीं है कि 2 मिलियन हो, हम आइसलैंड नहीं है कि 70,000 लोग हो। 70,000 लोग तो बिल्डिंग में से निकल आते हैं कराची की। तो हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन इंसान रहते हैं। अगर आपने हर बंदे से $1 कमा लिया तो $220 मिलियन बनते हैं। सवाल आपका ये था कि बाहर जाके इकॉनमी से फ़ायदा होता है। हम सब बाहर वालों को, यही फ्रीलांसर सुबह शाम यही कह रहा है, भाई अपना मंजन पाकिस्तान में बेचने के बजाय बाहर बेचना शुरू कर दो। क्योंकि उसके पास चिकन टिक्का ख़रीदने जाता है तो वो $12 से $25 का आता है। तो तुमसे वो लोगों बड़ी मुश्किल से, बड़ी खुशी $25 ले लेगा। यहाँ वाले से ₹200 मांगोगे तो लड़ने बैठ जाएगा, भाई क्या है इतना महंगा क्यों बना रहे हो। इसलिए आप बाहर जाके इकॉनमी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन एक्चुअल फ़ायदा आप जब उठाएंगे कि आपको जो स्किल आती है, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको कोई भी काम आता है, तो ऑनलाइन पढ़ाओ। ये ना सोचो कि इमरान भाई पढ़ा रहे हैं या तनवीर भाई पढ़ा रहे हैं या रेहान भाई पढ़ा रहे हैं तो मेरी मज़ार क्या है। आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, सिंधी में पढ़ाओ, पश्तो में पढ़ाओ, सराइकी में पढ़ाओ, पश्तो में पढ़ाओ। आपका स्टाइल फ़र्क होगा। अब अगर पाकिस्तान में 1 मिलियन टीचर हैं तो क्या उनको ये करना चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, दूसरा पढ़ा रहा है मैथ्स। आप अपने अंदाज से पढ़ाएंगे। आपकी उम्र और मेरी उम्र में फ़र्क है तो आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी फ़र्क लेंगे। तो
इसलिए सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई एक चीज़ धक्का दे सकती है वो है कि पढ़ाना शुरू करो और पढ़ा के कमाना शुरू करो। सबसे पहले खुद कमाओ, अम्मी को हज कराओ, गाड़ी ख़रीदो और फिर उसके बाद उसको स्केल करना देखो। थैंक यू सो मच। ओके, 8 more questions अगर किसी और को कोई सवाल हो प्लीज़ माइक। रोबोट भाई का सवाल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल पहले फ्रीलांसिंग करता था, तो मसला ये हुआ कि जैसे ही कोरोना आया तो जो बिडिंग लगती थी वो लगती थी 50 से 100। मैं रात में शिफ्ट हो गया तो रात में भी 200 हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना थे, सब फारिग हो गए थे। तो 2 साल पहले एक बिड लगा रहा था तो इतना कंपटीशन हो गया तो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा और डीमोटिवेट हो गया। तो फिर मैं अमेज़ॉन वगैरह की तरफ शिफ्ट हो गई, ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स का बूम था उस वक्त, तो ई कॉमर्स तो अच्छा हो गया, लेकिन अब ई कॉमर्स भी जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो अब मैं दोबारा जॉब की तरफ आ गया हूँ। अब 6 महीने मैंने दोबारा अब जॉब कर ली है। अब मैंने एक स्किल देखा है कि जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, वो है ऑटोमेशन की। तो अब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि इंडीड, या मैंने सर का रियान अल्लाह वाला के भी देखा था कि एक लड़का बर्मिंघम में जॉब कर रहा है और कैसे उसने जो है इंटरनेशनल जॉब की है। तो जो जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं ना, जो मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ पहले फ्रीलांसिंग करो, तो वो मुझसे वही सवाल करते हैं कि भाई एक बिड लगाता हूँ, 100 बिड है, 200 बिड है, 300 बिड है, कंपटीशन इतना हाई है। तो मैंने बोला फिर अमेज़ॉन में चले जाओ। तो अभी मैं अमेज़ॉन के सेमिनार में बैठा हुआ था, तो सर ने भी यही बोला कि भाई अमेज़ॉन में पहले आना था या अभी थोड़ी देर बाद आ जाओ, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेज़ॉन पे बिकता है। बिल्कुल, लेकिन तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अब के देखें मैं क्या करूं, एक जो इतनी सारी डाइवर्शन आई है, और दूसरी बात है कि अब जो नए आ रहे हैं ना, फ्रीलांसर पे जा रहे हैं, कंपटीशन हाई है, अमेज़ॉन पे जा रहे हैं, कंपटीशन हाई है, तो स्किल पे जा रहे थे, स्किल भी ना हल्का फुल्का स्किल नहीं चल रहा है 2 साल 4 साल 5 साल वाला। क्योंकि जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वो जो अमेरिका में जो स्किल सेट है ना ऑटोमेशन का, QA ऑटोमेशन का, वो इतना हाई है, तो उसके लिए मुझे शायद 6 महीने 1 साल और ट्रेनिंग करने पड़ेगी। मैं जवाब देना चाहूँगा छोटा सा। ये जो जितनी भी सारी टेक्निकल चीज़ें आपने बोली है, मैं बहुत सादा फहम अल्फाज में एक चीज़ बोलूँगा। एथलीट्स को देखा है, एथलीट्स अगर रनर है और वो एक रेस में हार जाता है, तो कल को वो जेवलिन थ्रो नहीं करने लगता। और अगर जेवलिन थ्रो में चलो चल गया और फिर हारता है, तो शॉर्टपुट थ्रो नहीं करता या लॉन्ग जंप नहीं करता। आप अपने ये स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा चेंज क्यों कर रहे हो? मीन्स कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप में कंपटीशन का जिगरा ही नहीं है। जहां आपको लगा कि आपसे ज़रा बढ़ के कोई चीज़ आ गई, आप फ़ौरन दुम दबा के पीछे हटिए, ये क्या तरीका हुआ? मैं 22 साल से फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनसे मैंने अपना घर भी बनाया है, अपनी गाड़ी भी ली है, शादी भी की है, बैंक बैलेंस भी बनाया है, आगे इन्वेस्टमेंट्स भी सोची है। सब कुछ मैंने सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर से किया है। मुझे कई सारे लोग कहते हैं सर आप ब्लेंडर आपने नहीं सीखा। हाँ, नहीं सीखा भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा जो गेम है वो इन 2 सॉफ्टवेयर में पूरा है। मतलब आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनते जा रहे हो, ठीक है, ये भी अच्छा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आएँ तो ज़्यादा आपका दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप किसी भी चीज़ में मास्टर बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एक बार गिरे तो क्या हो गया भाई, दोबारा उठो। और मज़ा तो जब है कि कंपटीशन, मतलब देखो एक होता है ना झील के किनारे डोर डाल के बैठे हुए हैं, आप ये कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कश्ती उठाओ, बीच समंदर में जाओ, जाल डाल के पकड़ो ना मछली। ये क्या बात हुई, आप किनारे में बैठ के डोर डाल के बैठे हो, आ गया तो आ गया। मतलब ये आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के अंदर ये एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हो। इस वक्त आपका जो प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप कंपटीशन से डर रहे हो। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल। मैंने शुरू में कॉन्फिडेंस वाली बात की थी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, तो ये रिजल्ट है उस कॉन्फिडेंस लूज होने का। मेरी 2016 में एक स्टोरी वायरल हुई कि एक बंदे ने ना एक दिन में $5000 कमाए ब्लॉगिंग से। अच्छा, प्रो पाकिस्तानी पे। तो नीचे ने एक बंदे ने कमेंट किया, वो भी मुल्तानी था। उसने कहा जी ये फेक है। मैंने उसको प्रूफ दे दिया वीडियो। कहते ये फेक है। मैंने कहा तुम्हें कैसे लगता है फेक है? कहता है 2010 में ब्लॉगिंग किया करता था, मैंने तो छोड़ दी थी, अब ये कैसे हो सकता है कि $5000 कमा ले दिन में? तो बात ये है बेटा, वो जो 100 बिट्स आपने देख ली ना, उसमें से
मेजॉरिटी वो होते हैं जो बिल्कुल वो शौकिया आए और उन्होंने बस जिसे कहते हैं ना 2 गज़ा फेंका, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसे, कुछ चीज़ फंस गई नहीं फंसी, तो जिस तरह हम सीरीज़ डालते हैं हम वो कॉपीज़ कराएं 100 और हर जगह पे डालता गया, कहीं ना कहीं से तो कॉल आ ही जाएगी। तो अपनी डिस्टिंग्विश हो जाओ ना बाकियों में से कि आप लोग आपको हायर करना चाहें खुद चल के। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो ना नॉर्मली इस कंपटीशन की अदर साइड होता हूँ, बिकॉज मैं एज अ क्लाइंट भी काम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो जहाँ पे आपको एज अ फ्रीलांसर 150-200 बिट्स दिख रही होती है ना, मुझे उस 150-2 में से मुश्किल से पोटेंशियली 2 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं, 2 लोग मिलते हैं काम करने वाले। तो कंपटीशन इतना नहीं है, स्टैंड आउट करना आना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कवर लेटर में लिखता हूँ ना कि अगर आपने ये पूरा लिख दिया है तो सिर्फ ABC लिख देनी चाहिए। तकरीबन 150 में से 140 होंगे जिनने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा और ABC नहीं लिखा होगा। उसमें से मुश्किल से सिर्फ एक बंदा ऐसा मिलता है जिसको मैं हायर करता हूँ। तो कंपटीशन इतना नहीं है, स्टैंड आउट होना बहुत आसान है, आप सिर्फ उस पर मेहनत करें तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। अच्छा, वील टेक 7 मोर क्वेश्चंस प्लीज, थैंक यू। अब इस तरफ भी चले जाएं यार, ये सारी साइड से। मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइन बनवा लें, आगे खड़ा कर लें और Yes. माइक्रोफोन देते जाएं, आसानी से पता जिसके चल जाए। बिल्कुल क्वेश्चन है वो यहाँ सामने आ जाए, एक क्यू बना लें ताकि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सबके क्वेश्चन हो जाए प्लीज़। बस प्लीज़ मेक श्योर कि 7 से ज़्यादा ना हो, प्लीज़ ये मेक ये श्योर। कैमरास के बिल्कुल साथ यहाँ पे क्यू बना लें। यस, बिल्कुल राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल अहमद है और मैं अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल को देखता हूँ। बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं कर रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे इस सेमिनार और वर्कशॉप के हवाले से ये क्वेश्चन था कि सुबह का जो सेशन चला उसके हवाले से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड है। तकरीबन 1-2 घंटे हमने नींद पूरी की है पीछे, तसल्ली के साथ सारे फ्रीलांसर हम सोए हैं क्योंकि बहुत ही बोरिंग था और हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कौन से बैंक की क्या एडवर्टाइजमेंट हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि रेहान भाई वहाँ बाहर थे, आप सब लोग यहाँ पर थे जिनको फर्स्ट टाइम में होना चाहिए था। और आप भाई कह रहे थे, तनवीर भाई पंजाब से हैं, माशाल्लाह वेलकम, कि कराची वालों के लिए अगर आप बैठे रहें तो पूरी रात गुजर जाएगी, इनके क्वेश्चन नहीं ख़त्म होंगे। इतने क्वेश्चंस हैं और इतनी क्यूरीज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और रेहान भाई हैं, बाकी लोग सारे देखते हैं हमें। तो नॉलेज लेने के लिए हम जो लोग यहाँ पर आए थे, अभी मेरा ये बात करने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये स्टेप आउट अच्छा नहीं है, बट ये है कि कल की वर्कशॉप हम इस तरह से करें, इसी तरह लोग लाइन में खड़े हों और हम क्वेश्चंस करें और डायरेक्ट 1 to 1 हम चीज़ों को डिस्कस करें और हम अपनी क्यूरीज को आगे लेके चलें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आप लोगों से हैं, न कि HBL के ओनर से हैं या बैंकल फला का है या क्या है। यकीन माने, गॉड ब्लेस कि मैं सदर आरिफ अलवी साहब ने जो बातें की हैं फिर भी मोटिवेटेड थी कि उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के जो लड़के हैं वो लोग काम कर रहे हैं, इंटर वाले कर रहे हैं। मैं खुद सैम्पल BA मैंने किया हुआ है, मैं कोई इतनी अच्छी हाई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी मेरी नहीं है, बट शुरू से लेके एक ऐसी इस तरीके से हाइप क्रिएट की गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा। 50% लोग होंगे वेल एजुकेटेड होंगे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बट हमें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके से चीज़ें डिलीवर करनी है ताकि लोग अंडरस्टैंड भी करें, जिस तरह रेहान भाई करते हैं। रेहान भाई पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, बट हमारे साथ बात करते हैं ऐसे लगता है हम लियारी में खड़े हुए हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने ये स्टेप आउट किया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तक अप्रोच आप लोगों की वजह से है। और ये जो बड़े लेवल के ऊपर पेपाल कैसे आएगा, डिजिटल अकाउंट्स कैसे खोलेंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, आप लोगों ने करनी है, क्योंकि आपकी अप्रोच है प्रेसिडेंट तक, वज़ीर आज़म तक, सारी चीज़ों तक। तो आपका ये चीज़ है, लेकिन वर्कशॉप के अंदर एटलीस्ट कल की वर्कशॉप में ये चीज़ आप ऐड करें कि हमें। थैंक यू जी 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 बिल्कुल। इसका मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो आपने अभी चीज़ बात की है पैफला के बिहाफ पे। आपके पर्सपेक्टिव को ना सिर्फ मैं कम्प्लीटली समझता हूँ बल्कि मैं उससे कम्प्लीटली अग्री भी करता हूँ, लेकिन जो रीज़न है ना, मैं भी चाहता था कि हमारा जो फ्रीलांसिंग फेस्टिवल है, फ्रीलांस फेस्ट है, उसमें हमारी जो अभी जो स्टेज पे मौजूद जो आप देख रहे हैं ऐसे चेहरे, ऐसे मज़ीद चेहरे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये उनका इवेंट है, ये हमारा इवेंट है,
लेकिन वन ऑफ द रीजंस वाई पैफला वाज फाउंडेड कि जो हमें नहीं समझ पाते और हम जिन्हें नहीं समझ पाते, हम उन्हें अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला के बिठाएं। शुरू में वो डिफरेंसेस बहुत लगेंगे, शुरू में उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, हमें उनकी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आके एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे नहीं तो ये जो डिफरेंस है, ये गैप, ये फ्यूचर में भी रहेगा। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप आफ्टर दी अदर आएंगे, बैठेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे की समझेंगे, उससे ये गैप आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इवेंचुअली होगा 4-5 इवेंट्स तक हो सकता है ये गैप बहुत कम हो जाए। शुरू में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है आपको ये गैप काफ़ी ज़्यादा फील हो, लेकिन इससे कम, उससे अगले में उससे कम होगा। तो प्रॉब्ली इन अ कपल ऑफ ईयर्स वी विल ऑल स्टार्ट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको इसमें से ये जो रिस्पॉन्स है आप इसे समझ पाए। अगर हम बैंकिंग हवाले से देखें, मैं प्राइवेट लेवल को देखता हूँ और हमारी तकरीबन एक प्रोडक्ट के ऊपर जो बजट जाता है वो 40 से 50 हज़ार डॉलर का जाता है, ठीक है। हमारे क्लाइंट के पास अमाउंट होती है पाकिस्तान में, हमने पे करना है चाइना के अंदर, चाइना से प्रोडक्ट ने मूव करना है यूएस के अंदर, ठीक है। हम कैसे भेजें पैसे, आप मुझे बता दें। हम तो क्लाइंट को नहीं बता, कोई लीगल वे ही नहीं है, हम किस तरह ट्रांजैक्शन करें। मुझे 5,000 डॉलर चाहिए थे, यकीन माने कल का घूम रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कोई लीगल वे है, कोई लीगल वे नहीं है। आज जो स्टेट बैंक के बहुत सीनियर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर लेवल के वो जो आए हुए थे, वो यही प्रॉब्लम्स आपके जुबान से सुन के, आपके जुबान से सुन के, समझ के, इन्हीं चीज़ों की सॉल्यूशंस पे हमारे साथ वर्क करने के लिए आए थे। तो ये पहला स्टेप है। ये वो आज का दिन वो इम्पोर्टेंट दिन है जब आप लोगों के साथ वो लोग आके बैठे हैं, वो लोग आके उन्होंने ये एक एनवायरनमेंट, ये स्टेज, ये इवेंट शेयर किया है, जो पहले जिनमें मतलब 2 पोल्स अपार्ट होते थे, अप्रोच ही नहीं होती थी, कंसर्न भी नहीं होता था, तो स्टार्ट हो गया। अब वो स्टार्ट से ये जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसकी सोल्यूशंस पे वर्क अब उसकी वजह से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। बस ये सीरियस इश्यूज हैं जिनको हमें रियल इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत करता हूं। बिल्कुल नहीं बुरा लगा, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चंस किए। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, मुझसे सवाल दोबारा ये आप इब्राहिम भाई, आप मैं चाहूँ आप दोनों पीछे चले जाए आपस में। ओके, 6 more questions प्लीज। एक छोटी सी मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इसका नाम फेस्टिवल है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो फेस्टिविटी मिसिंग इनको लगी है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे आए थे या नौजवान आते हैं वो पैसे कमाने के लिए आना चाहते थे, ना कि बैंकर्स को सुनने के लिए। तो मैं पैफला को सजेशन दूंगा कि कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली कॉल करें जिसके अंदर वो लोग हैं जो, मेरे ख्याल में हारून ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उसके बावजूद भी, क्योंकि इतनी एम्प्टी सीट्स देखकर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर मैं समझता हूँ कि जो गाढ़े ज़बान वाले लोग थे वो इकट्ठा होकर ज़रूर बात करें, उनकी भी ज़रूरत है, जैसे आपने हमें भी समझाया। और जो जिनके लिए वो ये आए थे उनके लिए आपने बताया कि वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनका ज़्यादातर को पता नहीं है, पीछे वाले कमरों में वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, आप उसको ज़रूर अटेंड करें, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दरअसल लोगों को एडवाइस कर करके थक गया। जैसे एक क्लाइंट का काफ़ी सारा लोड वाला वर्क आता है जिसके अंदर वो वीडियो एडिटिंग भी मांगता है, लोगो डिज़ाइनिंग भी मांगता है चीज़ें, तो उसमें लोग ज़्यादातर 5 USD के ना बिडिंग कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को थोड़ा सा एडवाइस कर दें कि इस तरह में फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा करना वो फिर वैल्यू नहीं समझता ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बोलता है यार ये तो 5 USD कर रहा है, इसको देते ऑर्डर। अच्छा, शजील को अच्छा, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि काम ज़्यादा होता है, बिट कम कर देते हैं, और ओवरऑल जो ज़्यादा पैसे आप लोगों को मिलने हैं, ओवरऑल तो हमने यही देखना है कंट्री का फ़ायदा हो, और उसी में अगर आप बहुत लो बिट करके उसको कर रहे हैं काम तो नुकसान तो उसमें होता है। ये बात बिल्कुल आपकी एग्री करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? सर यही मैं जस्ट चाह रहा था कि आप लोग भी इस चीज़ में समझा दो कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम इसको बहुत ज़्यादा इस पर अपने यूट्यूब चैनल से, अपने सोशल मीडिया पे अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि हमें एक चीज़ कम से कम अगर जो टाइम में हो और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप बहुत कम पैसों में कर रहे हैं तो आप ओवरऑल कंट्री का इमेज ख़राब कर रहे हैं, और लोग अगर आप इनकम पे वो करके दे रहे हैं तो जाहिर है ये तो हम प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आप ज़्यादातर कंपनी और कंट्री के लिए काम करते हैं, तो आपने अच्छा सजेस्ट किया। और बाकी इवेंट बहुत प्यारा हुआ है, और मैं आया हूँ हैदराबाद से, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही इवेंट हैदराबाद में भी आऊँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हैदराबाद भी आएंगे। अच्छा, 5 more questions प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजीबुल्लाह सलीम है और
1.5 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अभी अपनी एजेंसी भी बनाई है, टीम मेंबर्स भी साथ में। माय क्वेश्चन इज़ कि जब आप लोगों की फ्रीलांस की जर्नी शुरू होगी तो स्ट्रगलिंग फेस आप लोगों का भी होगा, जिस तरह हमारा अभी भी चल रहा है। सो उसके अंदर यूनिवर्सिटी भी है, घर भी है, घर का प्रेशर, यूनिवर्सिटी का प्रेशर, तो उस बीच आप लोग अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि ये मुझे एक बड़ी जो है ना प्रॉब्लम फेस करने को जो मिल रही है। मैं आप सबसे थोड़ा सा अगर आप चारों ही इसको ब्रीफ कर दें इसका। यार इन सब में निकम्मा स्टूडेंट शायद मैं रहा हूँ, तो इसका जवाब मैं देना पसंद करूँगा। मतलब क्या पढ़ना होता है, मुझे ये समझ नहीं आती। चले तकरीबन 4 महीने का सेमेस्टर हो गया, 6 महीने का, 6 महीने का नहीं, 2 महीने की छुट्टियाँ आ जाती है ना, 2-3 नहीं होती आपके यहाँ? अच्छा चलिए 6 महीने का हो गया सेमेस्टर, तो 6 महीने पढ़ते रहते हैं आप? असाइनमेंट्स होते हैं, मतलब इतना रिलीफ है कि असाइनमेंट से फिर असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं सर। क्या कैसे बनाते हैं, कहाँ से लेते हैं डेटा? गूगल से ही लेते हैं। फिर खुद कैसे बनाते हैं? मतलब प्रिपेयर तो खुद ही करना है ना, फिर टाइम पे सबमिट करवाना है। फिर देखिए बात ये है कि आपने ना बैलेंस रखा है, मतलब ये बड़ी शायद कुछ लोगों के लिए कोई मिसलीडिंग ना हो जाए, इसलिए मुझे एहतियात से बोलना पड़ता है। तालीम को पता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना, इतना ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मीडियोकर रहो तो ठीक है। मतलब इतना भी आप, अब मैं कहूँ कि मेरे जो क्लास के टॉपर्स थे वो मेरे पास जॉब करते हैं, ठीक है, नथिंग हार्ड टू दैम, मतलब ऐसे नहीं है कि वो कुछ गलत है या कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया। हमारा जो सेकंड नंबर पे आया था ना, वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसकी 28,000 रुपये सैलरी है। बात मतलब मैं इसको तोल नहीं रहा पैसों में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने पूरी अटेंशन दी, टाइम उधर इन्वेस्ट किया, मैंने टाइम को डिवाइड कर लिया। मतलब मैं आखिरी 2 रातें पहले पढ़ता था और मार्क्स समझ लें कि मेरे कोई 65% होंगे यूनिवर्सिटी में, लेकिन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी मैं तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करने लग गया था। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया उस चीज़ ने। अगर मैं कम्प्लीटली उस चीज़ को निगलेक्ट करके डिग्री पे लगा रहता तो जो 4 साल मैंने लर्निंग भी की, अर्निंग के काबिल भी हुआ, अर्न किया भी सही, वो मेरा एक ऐसा टाइम था जो कि बच भी गया और उस दौरान मैंने जितने तजर्बात थे ना करने वो कर लिए। आप जो भी आप जब करियर स्टार्ट करते हो तो उसके बाद साल 2 साल का जो टाइम होता है वो आपका पंगे लेने का टाइम होता है। जब मुझसे ना यार लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा था तो वो कहते हैं सर अल्फाज सही चूज़ किया करें। बहरहाल ये जो आप अटकेलियाँ करते हैं, मुझे लफ्ज़ मिल नहीं रहा मैं इसको अप्रोप्रिएट, तो खूब यार खेले कूदे, कुछ नहीं होता। लाइफ को बहुत ज़्यादा भी ऐसे हार्ड और बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना होता। अल्लाह ताला पे बिलीफ रखें, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए सोचा होता है दुआ खूब किया करें, और साथ साथ जो कुछ आप कर रहे हैं वो 100% इस माइंडसेट के साथ करें कि यार इसमें मैंने कामयाब होना है। ये अभी एक भाई की बात आई थी ना, उसी का मैंने जिक्र किया था शुरू वाले अपने क्वेश्चन के आंसर में, कि जब आप तजब्ज़ब का शिकार होते हैं ना, डाउटफुल होते हैं, तो आप वहीं भी हार मान चुके हैं। वो चाहे कंपेटिटिव मार्केट हो, चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, आप हारेंगे ही हारेंगे। आप अकेले भी हो ना भागने वाले, आप अकेले होके हार जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया, तैया कर लिया कि यार मैं जीतूंगा, तो आप हारेंगे भी तो सही, शायद दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर ज़रूर आएंगे, मतलब आप कम्पीट ज़रूर करेंगे। और वो हार जो होगी वो लर्निंग का ऐसा फेज़ होगी कि नेक्स्ट में आपको ये पता है कि यार ये मैंने किया था, हार गया था, और वो जो टाइम आपने हार की वजूहात जानने पे इन्वेस्ट किया था वो भी बच जाएगा, और वो टाइम आप मज़ीद अपने आप को रिफ़ाइन करने में और जीतने के काबिल बनाने में इन्वेस्ट कर सकेंगे। थैंक यू सर, इन सब से मैं एग्री करता हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ का नाम है ना, तो माय क्वेश्चन इज कि उसको किस तरह मैनेज करें। देखिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में जी एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, आप हम में से कितनों को प्रॉपर्ली जानते हैं? रेहान भाई को, शजील भाई। अच्छा, शजील को कैसे जाना आपने? यूट्यूब से। अच्छा, इनको फॉलो करते हैं? वो थोड़ा सा इनको कम फॉलो करें और वो टाइम आप अपने काम में लगा दें। कहने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, हम वाकई पूरे दिन में कई ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें एक्चुअली हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ। देयर आर मैनी मोबाइल ऐप्स जो कि टाइम लॉगर्स होती हैं। उसमें डिफरेंट आइकन्स आप खुद डिफाइन कर लें कि इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, बटन प्रेस कर दिया, इस वक्त मैं टीवी देख रहा हूँ, इस वक्त मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ।
1 हफ्ते के अंदर आपके सामने ना एक ग्राफ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा टाइम आप कहाँ मार रहे हो, उसको कट डाउन करो, बस सिंपल सी। लाइफ आसान है ना, तनवीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ आसान है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे जिस तरह के सवालात हैं, मैंने कई मरतबा जो है ना दिल में अपना सर पीटा है। बच्चे ऐसे सवालात ला रहे हैं कि 17 साल की उम्र में 70 साल वाली सोच लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त आपके सवाल से भी मुझे यही दिख रहा है, भाई साहब आपके पास जितना टाइम है उतना ही टाइम एलॉन मस्क के पास भी है। अब आप सोच लो कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 4 more questions, sorry। अच्छा, मेरा जो सवाल है आप सबसे जिन्होंने सक्सेसफुल एजेंसी बिल्ड करी है, तो मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए था कि सक्सेसफुल एजेंसी कब बिल्ड करनी चाहिए, क्या एज होती है उसकी बिल्ड करने की, और फंड्स कितने नीड होते हैं, एज वेल एज SOPs और प्रोसेसेस कैसे तेज़ किए जाते हैं एक सक्सेसफुल एजेंसी चलाने के लिए। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक टू रेहान भाई आप प्लीज़ एंड हारून एंड तनवीर भाई प्लीज़। देखिए, आपने अभी शादी की है, उसकी क्या उम्र होती है? कुछ लोग 50 में बैठे होते हैं, कुछ 20 में फारिग हो जाते हैं। कोई ट्रेनिंग ली थी उसकी पहले? नो सर। मसले आएंगे तो क्या होगा? सॉल्व करो। मसले आएंगे तो किसी पप्पी को फ़ोन करोगे, अब्बू को पूछोगे, बड़े भाई को बोलोगे। हर कारोबार इसी तरह है, चाहे एजेंसी हो, चाहे पकौड़े की दुकान हो, चाहे बिरयानी की दुकान। जब भी प्रॉब्लम आएगा उस वक्त उसको डील करना है। पहले से परेशान होते रहोगे तो इमरान खान बेचारा कह के चला गया, घबराना नहीं है, लेकिन हम लोग अभी तक घबराए बैठे हैं। घबराना नहीं है और करते रहना है। और तुम तो वैसे ही नहीं घबराते हो, और करते रहो। ज़्यादा प्लानिंग मैं समझता हूँ जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी होती, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या होगा आगे। प्लानिंग अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली करनी चाहिए, लेकिन ओवर प्लानिंग इंसान को जो है काम करने से रोक देती है। तो थोड़ा प्लान ज़रूर करो और करना शुरू से करते रहो। अभी तो तुम छोटे से दायरा चला रहे हो। अभी यहाँ पे जो पैफला के बोर्ड के लोग हैं उसमें प्राइस वाटर कूपर हाउस भी मौजूद है। मेरे बराबर में बैठे थे तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहते हैं हम रिस्ट्रक्चरिंग कराते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। जब तुम्हारी कंपनी में 500 लोग हो जाएं तो प्राइस वाटर कूपर हाउस को हायर करना कि जी मुझे तो पता नहीं है, अब इसको अगला स्टेज पे ले जाए। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, स्टेजेस होते हैं। अब तुमने शादी अभी की, थोड़े दिन में बच्चा होगा, फिर बच्चा पालना सीखोगे, बच्चा 2 साल का होगा, फिर स्कूल लेके मसाइल सीखोगे, फिर 5 साल का होगा तो फिर रीट्रेन होगे। हर चीज़ में तुम अच्छे नहीं हो सकते, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होगी। स्कूल भी चाहिए होगा, इकोसिस्टम चाहिए होगा, कॉलेज चाहिए होगा। तो हर स्टेज पे आप अच्छे नहीं हो सकते। नंबर 1, अपने आप को पहचानो किस चीज़ में अच्छे हो, उसको ज़्यादा करो और दूसरों से उसकी मदद मांगो। और बहुत अच्छा सवाल है कि क्या करना चाहिए, उसके लिए यूट्यूब अलैहिस्सलाम का रब्ता करें, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएँ। थैंक यू जी। 3 more questions please। वक्त की वजह से मैं अभी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एजेंसी से रिलेटेड अगर किसी के क्वेश्चंस है वो कल के लिए सेव करके रखें, क्योंकि कल स्पेसिफिकली पैनल है ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फ्रीलांसर टू एन एजेंसी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई थिंक उसके बाद कल ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे। एजेंसी के अलावा वाले क्वेश्चन ज़रूर आप प्रोसीड करें। थैंक यू। नबील है, नबील चलेगा। नबील एडवानिक्स, वो 2-3 दफ़ा हाथ उठाया था उन्होंने, अगर है तो प्लीज़ आके नबील सवाल कर लीजिए। दूसरा बेटा जहन में रखो कि जब एजेंसी बन जाए तो 20 एजेंसी के लोग वालों पे, यानी 20 कंपनी के लोग एम्प्लॉय वाले पे नज़र रखो, 50 वाले पे नज़र रखो। जिसके जब बच्चे पैदा होने तो किसके बच्चे उसके पास जाओगे ना, तो जो बड़ी एजेंसी वाला है उस पर नज़र रखोगे कि इसके पास मैंने जाना है जब मेरे इतने बंदे हो जाएंगे, उससे मशवरा मांगते रहो। अभी एक सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अभी एक बच्चा यहाँ पे चल के आया कि मैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का कंपटीशन हूँ। कौन है, किधर है वो बैठा? मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने कहा कितना रेवेन्यू, कहता है इतना है। तो मैंने उसी के वक्त उसको कहा कि मैं एक्सपोर्ट लेफ्ट, मुझे मेंटरिंग मांग रहा था। मैंने कहा मैं आपको एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वालों से मेंटरिंग करा देता हूँ। कहते नहीं वो तो कंपटीशन है। मैं कहा तुम्हारा रेवेन्यू क्या है? कहता है सो एंड सो। मैंने कहा उनका 2 बिलियन रुपए का रेवेन्यू है, तुम उनके अभी 5% भी नहीं पहुँचे हो, वो तुम्हें बड़ी खुशी से मेंटरिंग करेंगे। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली बड़ी मछली के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे जरासीम खाती है। ये भूल जाओ कि तुम किसी का कंपटीशन हो, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ है और सिर्फ एक इंसान से। वो कौन है?
खुद अपने आप से कंपटीशन, और किसी से कंपटीशन नहीं है, दुनिया से निकाल दोगे कंपटीशन है। सीखने के लिए अपने से बड़े से कांटेक्ट करो, ज़रूर सिखाएगा। हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हमको आपने फीस दिया है, इसीलिए बैठे हैं कि खुदा के वास्ते सीख लो। तुम लोगों से ज़्यादा तो हम सिखाने के लिए बेताब बैठे हुए, खुदा के वास्ते सीख लो। खाली बैठे हुए सीखो भाई, पूछो प्लीज़। सॉरी आई एम टेकिंग योर मोर टाइम। अच्छा जी, 2 more questions, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेंगे इसका रिकॉर्ड चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद इमरान है और क्वेश्चन तो मेरा स्पेसिफिकली रेहान भाई से ही है, लेकिन उससे पहले मैं जो आई रियली एंजॉयड द होल डे, जो कन्वर्सेशन हुई वो इमरान भाई की और तनवीर भाई की और रेहान भाई ने भी बहुत अच्छी की, उसके लिए मैं अप्रिसिएशन, थोड़ा सा माइक आगे कर लिया उसके लिए अप्रिसिएशन। लेकिन रेहान भाई से मेरा सवाल है कि रेहान भाई को मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज तक जो रेहान भाई का क्या कहूँ अब कि एक मॉडल जो है होल वो समझ नहीं आया। खुल के गए, खुल के मतलब वो मुझे ना आपका मॉडल समझ नहीं आया कि आपका होल जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह वर्क करता है। जैसे इमरान भाई हैं, इनके पास कोई भी स्टूडेंट जाता है उसे पता होता है कि ये कोर्स है, ये मैंने इस तरह सीखना है, वो उसे पता होता है मैंने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है और वो कहाँ पे खुद को इतने अरसे के बाद देखूँगा। तो जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ कि समझ नहीं आई, शायद यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स सादा अल्फाज में आप ये पूछना चाह रहे हैं रेहान भाई आप करते क्या हैं? नहीं करते तो नहीं मैं पूछना चाह रहा, लेकिन जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किस तरह स्टूडेंट्स को उनकी आउटलाइंस क्या हैं वो पता चल जाए, और वो उनका आखिर पे स्टूडेंट्स अचीव क्या करते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था बस। सही। मेरा इंस्टीट्यूट किधर है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि जब लास्ट टाइम बात हुई तो आपने कहा कि ये स्टेप्स फॉलो करो। तो जब मेरा इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो आप उसमें मैं क्या सीखना चाहते हैं? मैं यही तो मेरा क्वेश्चन तो है। आप क्या करें कि अगर YouTube पे जाके सिर्फ ये लिख लें कि रेहान अल्लाह कौन है, क्या करता है, आपका तो जो इंट्रोडक्शन हुआ था ना उसमें कहा था कि वो प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एक इदारे का नाम है, इदारे का। अच्छा, वो इंस्टीट्यूट उसको समझ रहे थे। मैं एक छोटा सा जवाब आपको दूं, शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर इस पूरे हॉल में देयर आर मैनी किंग्स, बादशाह। रेहान अल्लाह इज़ वन ऑफ द किंग मेकर। एग्जैक्टली आई एग्री, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रेहान वो जो किंग्स बने रेहान भाई को फॉलो करके उन्होंने कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ की, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि रेहान भाई उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं कि वो किंग बन जाते हैं। देखिए ये मैं बताता हूँ ना, इनसे रुजू करें, इनसे बात करें, इनसे समझें, इनसे अपने मकसद की टिप्स लें। बाखुदा ये आपको वाकई आपके मकसद की टिप्स देंगे, मगर आपको मिलना होगा, इनसे कांटेक्ट करना होगा ना। मैं तो मिल लिया, और भी काफ़ी हैं जो ऑनलाइन वाले। मैं नहीं लोगों से मिलता है भाई। अच्छा देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि मेरी कोई दुकान नहीं है, और जो थोड़ी बहुत फेसबुक की दुकान है उसमें मंजन भी समझ में नहीं आता। भाई यार इतने काम करते क्या है? ठीक है, मैं उन लोगों में से कुछ उन लोगों में से हूँ जो चाहता है कि कोई बड़ा काम करूँ। ठीक है, मैं मार्स पे नहीं लेके जा रहा आप लोगों को। अब एक आदमी कह रहा है मैं मार्स पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, छोटा सा गोल है कि हर आदमी कम से कम लाख रुपए महीना कमाए। ठीक है, आप क्या कमाते हैं? इससे ज़्यादा ही है एक हिसाब से। मेरा काम ये है कि मैं आपका नाम पूछूं। क्या नाम है बेटा? शाहिद। शाहिद पूरा नाम बताओ। शाहिद इमरान। शाहिद पूरा नाम बताओ। शाहिद इमरान। शाहिद इमरान 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमाते हैं। कोई कमाना चाहता है 1 लाख रुपए महीना? हाथ उठाएं। सारे पीछे देखो, ये सारे तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें पकड़ के इनके साथ मिला दूँ और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे दूँ कि तुम इनको पढ़ा दो। अगर तुम इनको पढ़ाना शुरू कर दोगे तो ये तुम्हें दुआएं देंगे, मुझे दुआएं नहीं देंगे। मुझसे आके ये पूछेंगे, ओ ये की करता है भाई, ये कौन है? तो मेरा काम जो है ना समझ बॉन्ड का है और कोई काम नहीं। मैं सिर्फ कनेक्ट करता हूँ। मैं क्योंकि बहुत साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ तो देखता हूँ कि आपकी उम्र और मेरी उम्र में डबल का फ़र्क है। तो मुझे ये पता है कि आपको क्या क्या मसाइल आने वाले हैं। जैसे आपके अब्बा को पता होता है या बड़ों को पता होता है, तो मैं देखता रहता हूँ कि क्या क्या मसाइल मुल्क में आने वाले हैं, क्या इस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तनवीर नांडला को मैं इतनी दफ़ा कह चुका हूँ, खुदा के वास्ते सिलिकन वैली में 1 महीना रह के आ जाओ। उससे क्या होगा?
विजन क्लियर होगा। तनवीर नांडला मुझे रॉ एजेंसी का समझते थे, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही समझते थे यार ये करता क्या है। आपने सिर्फ वही चीज़ समझ में आएगी आपको जो आपने देखी होगी। आपने फ़ोटोशॉप का सुना है, आपको फ़ोटोशॉप वाला बंदा समझ आ जाएगा, आपको यूट्यूब वाला समझ आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा फ़र्क मखलूक हूँ, इसलिए समझना, मैं एलियन समझ लो, मार्स से आया हुआ हूँ, ऐसा समझ लो, अगर खुश रह सकते हो उससे। नहीं, कोई माजरत की क्या बात है, बिल्कुल ये तो नॉर्मल सवाल है। इसने भी मेरी फेटी लगाई है, आप भी लगाए, नो प्रॉब्लम। मेरा ऐसा नहीं, मेरा है, मेरा क्वेश्चन था तो मैंने वो नहीं है, बिल्कुल सही है। तनवीर, मैं चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा समझाया था, आप बताएं कि मैं क्या करता हूँ। आपकी तो जो काइंड ऑफ फर्स्ट कन्वर्सेशन है बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हो रही है। मेरी जिनसे पहली मुलाकात थी ना बड़ी हीटेड थी, मतलब जिसमें हम प्रॉपर बहस कर रहे हैं और आवाज़ जो है वो लाउड हो गई है, शाउट कर रहे हैं। तो मुझे भी इनसे यही कंसर्न होते थे, आप कभी कहते हैं जीव से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कभी कहते हैं कुछ करना चाहिए। तो देन टाइम लगा ना, रियलाइज़ किया ग्रेजुअली कि एक्चुअली चाहते क्या है। तो फिर जब मैं कुछ कंट्रीज़ घूमा, बाहर गया, तो जब आप बाहर जाते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हम किस पानी में हैं, हम किस खेत की मूली हैं। तो वहाँ से मुझे वो दुनिया देख के इनके विजन का देन थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअली ये क्या चाह रहे हैं, और वो हमारे मुल्क के लिए कितना क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं, क्रिटिकल। तो बहरहाल जैसे इमरान भाई ने बताया कि इस किंग मेकर एक्चुअली जो कि कनेक्ट करते हैं, जो कि हमें एनेबल करते हैं कि यार आप ये सही नहीं जा रहे, ये यूँ कर लो तो बेहतर हो जाएगा। आप देख लें, ईशान भाई कहते हैं कि मैंने ये फील्ड इनकी वजह से ज्वाइन की, सनी अली कहते हैं कि मैंने इनकी वजह से ज्वाइन की, आज़ाद चाय वाला जो बहुत इंस्पायरेशन है बहुत सारे लोगों की, वो कहते हैं इनकी वजह से ज्वाइन की। तो ये इस वजह से किंग मेकर है, ये सिर्फ एनेबल करेंगे आपको। अगर आप चाहें कि वो उंगली पकड़ के सिखाएंगे कि यूँ करना है तो शायद वो ना कर सकें। और आपको भी इन्होंने किंग बना दिया। पीछे जिन्होंने हाथ उठाए थे, अगर आप उनको गाइड करना शुरू कर दें, या इवन मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, आपकी जर्नी डिस्कस करो, जो आपको आता है वो सिखाना शुरू करो, बन गए हो किंग यार तुम। ये जिन्होंने हाथ उठाया था पहले तो ये सब्सक्राइब करेंगे आपको, और ये शेयर करेंगे आगे 10 लोगों को, वो 10 लोगों को आगे शेयर करेंगे। आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हो तो दैट्स ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते होंगे? कितने होंगे यार स्टैटिस्टिक्स वाइज? कितनी है? लेस देन 5%, लेस देन 5% से कम लोग होंगे। तो आप पाकिस्तान के टॉप 5 एलीट क्लास में हो। आप 95% लोग आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, तो आप उनको सिर्फ 1 लाख रुपये महीना में पहुंचा दो तो ये शायद आप किंग हो इनफैक्ट। थैंक यू। ये बात यहाँ सब अग्री करेंगे कि हम जितनी अपनी मेहनत की है उससे ज़्यादा हम जो ऊपर आए ना, उसमें हमारी मेहनत से ज़्यादा दूसरों की दुआएं शामिल हैं। ये ज़रूरी है, ये कसम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस चीज़ को लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला जो ना वो दुआ ज़्यादा कबूल करता है जो आप किसी दूसरे के लिए करो, ना कि खुद के लिए। तो जब इतने सारे लोग आपके लिए दुआ कर रहे होंगे, सबकी सुनेगा ना, तो मतलब सिफारिश देखो ना कितनी जा रही है यार। डेफिनेटली यार आप आगे बढ़ो। जज़ाकल्लाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बांटना सीखो, बांटना सीखो। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं पिछले 18 से 19 माह से जो है फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो मेरे 2 कंसर्न्स हैं, और सबसे पहले ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखते हैं कि आजकल जो है ना ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिस्टर्ब करके रख दिया है कि उन्होंने जो है ना मंथली सब्सक्रिप्शन वो रखी हुई है अपने प्लेटफॉर्म के। आप जो है ना ये सब्सक्रिप्शन ले लें, उसमें जो है ना ऑटोमेटिक जनरेटेड जो है ना एड्स आ जाएंगी और जो भी आपकी ग्राफिक की नीड्स हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इससे मतलब ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो मज़ीद ये जब आगे बढ़ेगा और ये मतलब ये अभी स्टार्टअप्स पे है, तो ये जब डिस्टर्ब करेगा मार्केट को, तो फिर जो हम डिज़ाइनर्स हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेंगे। ये आपसे सर इमरान अली दीन आपसे सवाल। और एक और सवाल भी है मेरा, वो ये कि ब्लॉकचेन की क्या मार्केट है और पाकिस्तान में मतलब क्या स्कोप देखते हैं आप सब जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, कि ब्लॉकचेन का क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? थैंक यू। ये जो दूसरा सवाल है, इसको
ये जो आपने आखिरी का जुमला बोला, क्या स्कोप है इसका? कोई स्कोप नहीं है बॉस, स्कोप बंदे का होता है। आपका कितना स्कोप है? और इसी को मैं रिलेट करूँगा आपके पहले सवाल से, आपका क्या स्कोप है? जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, आप जो यूनिकली बनाओगे ना वो यूनिक ही होगा भाई। जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, सी मार्केट में रेडीमेड सूट्स मिलते हैं, महंगे से महंगा गुची, अरमानी, कोई सा भी सूट ले लो, लिटरली 2-3 लाख रुपए का सूट मिल जाएगा। लेकिन उस सूट का सोचो जो आपके बॉडी के लिहाज से सिलाए, मेक टू ऑर्डर, bespoke सूट्स होते हैं, वो उन गुची अरमानी से हो सकता है थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन जितना परफेक्ट वो लग रहा होगा ना, कोई और सूट नहीं लग रहा होगा। कहने का मकसद ये कि जब ह्यूमन आ जाता है ना बीच में, मशीन्स फेल हो जाती हैं। मैंने आज तक कभी फिक्र ही नहीं की कि यार मैं मसले में आ जाऊंगा कि यार ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है। बिल्कुल जाएगी, जाए, लेकिन मैं तो bespoke सोल्यूशन दे रहा हूँ भाई, वो मशीन थोड़ी ना देगी। अभी मैं शजील से बात कर रहा था कि वो कौन सी बीट लैब एक ऐप है, उसमें आपने इमेजेस डाले हैं, उसने म्यूज़िक के साथ जो है वो मिक्स सिंक करके और एक वीडियो बना के दे दी। लेकिन मैं उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजिशन चाह रहा हूँ, वो तो मुझे ही आती है ना, वो बीट लैब पे तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगी। तो अभी का सोचो ना, एक तो मुसीबत ये है हमारे यहाँ कि या तो हम बहुत आगे का सोच रहे होते हैं और उस आगे के सोच में, उस फिक्र में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। इस चीज़ की फिक्र छोड़ दें कि आगे क्या होगा, इस चीज़ का स्कोप रहेगा। स्कोप कभी किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका होता है। ढेर सारे आप देखें, कराची में तो ये बड़ा पॉपुलर है, टायर्स की दुकान है तो ये सारे टायर्स की दुकान है, टेलर्स की हैं तो सारे ये टेलर्स बैठे हुए हैं, पीको, खाली दुपट्टे पे पीको वाले, जाओ बादराबाद पे, लालूखेत में, करीमाबाद में, हर जगह पीको वाले बैठे हुए। क्या वो लोग बंद करके चले जाएं, लो जी मेरे बराबर में पीको वाला खुल गया, मैं चला जाता। यार कहाँ कॉम्पिटिशन? वो भाई साहब ने भी पूछा था कि यार हम आगे बढ़े, फिर ये चीज़ में मार्केट सैचुरेट हो गई, आप लोग कॉम्पिटिशन से पीछे क्यों भागते हो? थैंक यू जी, आंसर हो गया। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी था ब्लॉकचेन के हवाले से, वो उन्होंने उनका बड़ा अच्छा एवेलेट करा कि ब्लॉकचेन हो, क्रिप्टो हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो जिसमें अच्छे हो। मैंने रेज्यूमे राइटर देखा है $800 पर घंटे, हम लगे हुए 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो 1 घंटे में 2 लाख रुपए कमाता है, सिर्फ रेज्यूमेज लिखता है, क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छा है। तो कुछ भी पकड़ लो, अगर अच्छे हो गए तो पैसे कमा लो। मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ब्लॉकचेन इंटरनेट 3.0 कह लो या 2.0 है, नया इंटरनेट है। क्या इंटरनेट का स्कोप है पाकिस्तान में? बिल्कुल है। तो हर आदमी ब्लॉकचेन चला रहा होगा, आज नहीं चला रहा, 5 साल बाद, 7 साल बाद। ये एक नेसेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, AI है, ये नेसेसिटीज़ में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जितने भी लोग सीख जाएं कम है, अच्छे की हमेशा डिमांड रहेगी, लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है। और इंटरेस्टिंग इसमें ऐड करता जाऊँ ये ब्लॉकचेन वाली बात में, कि दुबई गवर्नमेंट की जो ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान की बल्कि कराची बेस्ड ही कंपनी कर रही है। तो अगर दुबई गवर्नमेंट उसको डिप्लॉय कर रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाकिस्तान सूनर और लेटर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। जी एग्जैक्टली यही पॉइंट जो है, मैं तनवीर भाई ने मेरे से पहले मेंशन कर दिया है, मैं कहने लगा था कि पाकिस्तान में आपने पूछा ब्लॉकचेन का स्कोप है, पूरी दुनिया में जिस चीज़ का स्कोप है उसका पाकिस्तान में भी स्कोप है, क्योंकि आपकी मार्केट पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। तो कहीं भी ब्लॉकचेन का स्कोप है, वही स्कोप पाकिस्तान में। थैंक यू जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा शजीर भाई से सवाल है और तनवीर भाई से सवाल है। मैं बेसिकली फ्रीलांसर हूँ और पिछले 1-1.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अच्छी अर्निंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शजीर भाई से मेरा सवाल ये है कि मैं अपवर्क के ऊपर करता हूँ, लेकिन शजीर भाई कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कोई क्लाइंट है, आपने उसके साथ काम करा, वो काम के बीच में ही ना आपको बोल देता है कि मुझे आपका काम समझ नहीं आ रहा और वो पैसे रिफंड मांग देता है, एस्क्रो के अंदर जाता है। तो इस चीज़ को किस तरह से टैकल कर सकते हैं हम? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाता है आपने ब्रांडिंग अपनी कैसी करनी है, आपने
फ्यूचर में कैसे लेके चलना है। सो अगर तो आप समझते हैं कि वाकई में आपने जो काम किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था और आपको भी फील होता है कि वो 100% आपने ठीक नहीं किया, तो जाहिर है आप रिफ़ंड कर देंगे और उसको कहेंगे कि यार दैट्स ओके। बट जज करना पड़ता है कि क्या क्लाइंट का माइंड चेंज हो गया है, क्या उसका प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है या वो अपने प्रोजेक्ट में कुछ और चेंज लेके आना चाह रहा है। अगर तो वाकई में ऑनेस्टली ये कह रहा है कि यार आपने काम ठीक नहीं किया, तो जितने मर्जी पैसे हों आप रिफ़ंड कर दें, उसको कहें कि कोई मसला नहीं है, आपसे काम करके अच्छा लगा और ये आप अपने पैसे पकड़ें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि वो आपके साथ इस वजह से रिफ़ंड कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट ही टोटल चेंज हो चुका है और कैंसिलेशन है, तो फिर आप डिस्प्यूट की तरफ जाते हैं और आप वर्क पर काम कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आप एनालाइज करें कि किसकी गलती है और उसको पैसे वो मिलने चाहिए। बट अगर कई बार मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जहाँ पर क्लाइंट आकर ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर काम आपने ठीक नहीं किया या मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसको रिफ़ंड कर दें। इससे ये होगा कि उसमें आपका एक इमेज अच्छा जाएगा और क्लाइंट आपके साथ दोबारा मुड़ के वापस आएगा। और अगर आप बिल्कुल कहेंगे कि भाई मैंने इतना काम किया है, ये किया वो किया, तो फिर वो डिस्प्यूट की तरफ बात जाएगी और जाहिर है फिर वो वापस भी नहीं आएगा। कई दफ़ा मेरे पास जो है ऐसे क्लाइंट वापस भी आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि फ्रीलांसिंग जो है वो बेसिकली एक्टिव इनकम है, मतलब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो पैसिव इनकम में आती है, जैसे ब्लॉगिंग है, ये एक बहुत चैम्पियंस है, तो इस तरह से यूट्यूब है और चीज़ें हैं। तो इंसान को सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए होल लाइफ, या मतलब साथ साथ ब्लॉगिंग भी करे? क्योंकि मेरा प्लान है, मेरी नीड जो है वो वर्डप्रेस और एसईओ की है, तो मैं ब्लॉगिंग ईजिली कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता है, मुझे एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है, तो मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए फ्रीलांसिंग के साथ साथ। वेल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसी के ऊपर जो है वो बात करना चाह रहा था कि फ्रीलांसिंग इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। इसको आपने मुसलसल जो है वो लॉन्ग टर्म पे लेके नहीं चलना, आपको पैसिव इनकम सोर्सेज लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। तो जैसे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं उसमें भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। आप एसईओ करते हैं, उसमें तरह तरह के टूल्स और रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप उस कंपनी को रीच करके कोई अफिलिएट लिंक जनरेट कर लेते हैं और जो भी कोई क्लाइंट आएगा आप उसको कहते हैं कि ये पर्टिकुलर टूल या इसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप उस सब्सक्रिप्शन को अगर बाय करवा देते हैं तो अब क्लाइंट का प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो गया है। अगर वो 10 साल तक अपनी वेबसाइट चला रहा है तो 10 साल तक आपको एक सर्टन जो अफिलिएट की फ़ी है वो आ रही होगी और आप एज ए फ्रीलांसर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करते होंगे। तो इमेजिन करें कि अगर आपके 200 या 500 अफिलिएट्स बने हुए हैं तो आपको एक वक्त पे आपको बिल्कुल काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अफिलिएट को सोचें, ब्लॉगिंग को सोचें। अगर आप क्या अपना किसी भी किस्म का अगर आपका स्किल है जो कि पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकता है तो फ्रीलांसिंग के साथ साथ ये लेके चलना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटर ऑन ये आपको रियलाइज़ होता है। मैं इसको अपनी मिस्टेक्स में समझता हूँ कि मुझे साथ साथ अगर मैं देखूँ तो ये भी लेके चलना चाहिए था और मैं हर फ्रीलांसर को रिकमेंड करूँगा कि ये लाजमी तौर पर इस चीज़ को लेके चलें। Thank you so much. Thank you. The last question. Assalamu alaikum sir. My name is Saif Ali. I'm from Khaybur Miras and I'm working as a data analyst. I'm a freelancer. तो सर सीन ये है कि जब भी मैं, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो एवरेज तो 50 to 70 होती है, लेकिन मैं 1 लाख को भी रीच कर लेता हूँ, लेकिन एवरेज इनकम 50 to 70 होती है। लेकिन सीन ये है कि मैं जब घर बात करता हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कोई अम्मी बाबा कहते चूतिया हो गया है क्या, स्कैम है ये, तू कहाँ से कमाता है और ऐसी क्या एप्लीकेशन तेरे हाथ लग गई है। मैंने कहा चलें ठीक है, इनकी मैं नहीं मानता, लेकिन फिर से वहाँ से आया, सीधा मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा और यहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट रखी अपनी। फिर मैं यहाँ से गया, स्कूल में गया, वहाँ पे टीचर को बोला कि सर मैं जो है ना वो 50 to 70,000 मैं जो है वो कमा रहा हूँ। मैंने अपने ही टीचर को बोला कि मैंने कहा चलो मैं ठीक है, मैं आपके स्कूल में आके एक सेशन देना चाहता हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि विद इन ईयर आपके जो बच्चे होंगे वो 50,000 प्लस इंशाल्लाह कमाना शुरू कर देंगे। तो उसने कहा चूतिया तो नहीं हो गया है
मैंने कहा सर क्यों? तो उसने कहा कि मेरी अभी 22 साल की सर्विस हो चुकी है, अभी मेरी जो है वो इनकम होती है 90 प्लस होती है, 1 लाख तक मैं नहीं पहुंचा, तुझे मैंने पढ़ाया है और मुझे चूतिया बना रहा है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करके, जो क्योंकि मेरा जो गांव है, गांव के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि उनको अगर बात करो ना कि मैं ऑनलाइन कमाता हूँ तो वो समझते हैं नहीं यार ये चूतिया हो गया है, ये स्कैम है, ये कोई ऐसी स्कीम। एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वर्ड आप बार बार इस्तेमाल करें इसकी जगह बेवकूफ़ बोल लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? ओके सर। तो सर उसके लिए क्या सजेशंस होंगी कि मैं उनको बताऊं कि हाँ भाई ये भी कोई एक ज़रिया है जिसके साथ आप पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, उनके माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? इसमें देखिए आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, और आप जाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फेसबुक पेज क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, आपके पास जो नॉलेज है वो शेयर करें, और वहाँ से लोग आपको पिक करके खुद ही इनवाइट करेंगे, खुद ही वो बुला के आपको कहेंगे कि यार हमें भी ये सिखाओ। वो तो बात सर ठीक है, लेकिन मेरे जो अपने ही घर में माँ बाप है, मैं उनको क्या बोलूँ? उनके माइंडसेट को चेंज करना है तो बड़ा मैं आपको एक एडवाइस यार असल में तुम्हारे माँ बाप को पता है ना जो लफ्ज़ तुम बोल रहे हो तुम वो तो कैसे मानो तुम्हारी बात? तो टाइम दो, वो सीख जाएंगे। माँ बाप को आप पे देखो, वो आप उनकी प्रोडक्ट हो ना, उनको प्रोडक्ट पे मान होता है, तो टाइम लेते हैं थोड़ा मानने में, तो थोड़ा टाइम दो उन्हें, अंडरस्टैंड कर ले। जब पैसे आ रहे होंगे, गाड़ी लेके आ रहे होंगे, घर रेनोवेट कर रहे होगे, अपना घर बना रहे होगे, तो ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे। बाकी रही दुनिया की बात, तो दुनिया देखो, दुनिया देख के मानती है, वो आपको देखेंगे प्रैक्टिकली कुछ आप बन गए हो फिर वो मानेंगे। आप यूँ शोर मचाते रहो मेरे पास 1 लाख है 2 लाख है, और मैं आपकी पॉकेट तो चेक नहीं कर सकता नहीं कि भाई है ये नहीं, तो ग्रेजुअली आप दुनिया सेंस कर लेती है, तो टाइम दो, इट्स टू अर्ली कि आप इसको कंक्लूड करें। ओके सर, थैंक यू। ये बताओ कि अम्मा अम्मा को 70-80 हज़ार जो कमाते हैं उसमें से कितना दिया है? 50 सर, 50 प्लस में उनको महीने हर महीने? जी सर। हर महीने उतना देते हो फिर भी वो ये कह रहे हैं? आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि हर महीने इतना दे रहे हो और फिर भी वो ये कह रहे हो। एक्चुअली सर सीन ये है क्योंकि भाई जो बैठा हुआ है उसने भी मैट्रिक की हुई है, तो उसके पीछे भी लगे हुए हैं कोई गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। तो मुझे भी जब भी मैं जाता हूँ, क्योंकि इसी डर से मैं घर भी ज़्यादातर नहीं जाता और यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ, तो जब भी जाता हूँ मुझे भी कहते हैं जाओ वो देखो वो जो वडेरे का बेटा है वो देखो गवर्नमेंट की जॉब से 1 लाख प्लस कमा रहा है, और तुम 4 साल पढ़ने लगे हो, इतनी अभी डिग्री भी चल रही है, अभी वही 50,000। अच्छा तुम कुछ करो या ना करो, ये पूरी कहानी यूट्यूब फेसबुक पर ज़रूर डालना उसी अल्फाज के साथ जो इन्होंने मना किया है, पहली रिक्वेस्ट। दूसरी है कि मेरे साथ फ़ोटो भी ले लेना और नंबर भी दे देना अपना, और तीसरा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके साथ फ़ोटो लगा के इंशाल्लाह तुम देखोगे 3 साल 4 साल के बाद सब तुमको ये, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है। अगर आज से 20 साल पहले कोई किसी को ये बोलता कि सिम कार्ड मिलेगी, फ़ोन आप वीडियो कॉल हो रही होगी, तो वो क्या बोलेगा? ये सारे हम सब इससे गुजर चुके हैं। ये लफ्ज़ तो लोग नहीं इस्तेमाल करते, मुंह पे चुप हो जाते हैं, लेकिन ये पिछले 30 साल की हिस्ट्री में बहुत दफ़ा हम बन चुके हैं। उसकी वजह यही है कि जो चीज़ देखी नहीं है उसमें यकीन नहीं होता है, और मैं तो बहुत ही दफ़ा बन चुका हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई नई बात बोलने जाएंगे तो ऐसे ही बोला जाएगा, ये तो नहीं हो गए, तो भाई बाकी आप फिल इन द ब्लैंक खुद ही करना है। Okay, thank you. Thank you, जी. Thank you so much. And then I would just like to thank you all. Thank you very much. नबील रह गया यार, एक उसको सवाल भी ले लो भाई। शुक्रिया रेहान भाई। अच्छा मेरा सवाल ये था, मेरा फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम फाउंडर ऑफ एडवान रोबोटिक्स। एडवान रोबोटिक्स का थोड़ा सा बता देता हूं। आप थोड़ा सा ताल्लुक पैदा कर लें उससे। एडवान रोबोटिक्स में हम लोग जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि स्कूल लेवल पे हम बच्चों को रोबोटिक्स एंड कोडिंग के स्किल सिखाते हैं, और आइडिया यही है कि बच्चे स्कूल लेवल से अर्निंग शुरू करते हैं, तो दैट्स हाउ वी हैव सम रिलेशन विद द फ्रीलांसिंग। अच्छा वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम हमें आता था ना, वो ये आता है अभी भी इनफैक्ट, कि बच्चों को हमने करिकुलम बना लिया, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं, लेकिन जिस टीचर ने उस करिकुलम को पढ़ाना है ना, वो उस लेवल के टीचर स्कूल्स में नहीं है। तो आपने जो बात अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यूनिवर्सिटी पे फ्रीलांसिंग का कोर्स होना चाहिए, तो कोर्स तो हो सकता है,
हो सकता है ऐसी सी बात आ जाए, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनर का मसला है, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में जो सबसे बड़ा मसला है ट्रेनर्स का, तो व्हाट डू यू थिंक वो कैसे सॉल्व होगा? यार इसमें ना मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ। पिछले दिनों मुझे आया ख्वाब, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ सबको, शायद मैं सोच सोच के सोया था, इस वजह से आया हूँ कि मैं ना एक प्रोविंस का ना CM बन गया। अब मैंने कहा कि मैं क्या क्या करूँगा। अब पहला आइडिया ये आया कि स्कूल लेवल पे ये रोबोटिक्स की बात करें हो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। और ख्वाब में ही जो सबसे पहला समझ लें कि मुझे चैलेंज दरपेश हुआ वो यही था कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी। तो देन मैंने ख्वाब में ही सोचा ही कि टीचर्स के लिए भी एक अलग से प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पे उनको इनोवेशन भी सिखानी चाहिए, न सिर्फ ये टेक्निकल चीज़ें जो आप बता रहे हो, बल्कि साथ साथ कि आपने अप टू डेट होकर कैसे चलना है। जो सबसे ज़्यादा मैं इस बात में बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि जो रिहान भाई की जनरेशन है, ये इससे ऊपर वाली जनरेशन है ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, मैं इस बात में कन्विंस्ड हूँ। तो इनको शायद हमें, अब मसला ये है कि पावर में यही लोग हैं, हम तो पावर में हैं नहीं, तो अब इस फेज से कैसे हम आगे जाएं ये मसला है। अब इनको, इस जनरेशन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। इंसान पार्टी ज्वाइन करें भाई, इंसान पार्टी ज्वाइन करें, इसीलिए तो बनाई है आपकी, पूरी करें बात। तो बहरहाल ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस टीचर्स को, इसके अलावा तो कोई हल नहीं ना इसका। अगर आप नई हायरिंग करेंगे तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी गवर्नमेंट। पहले ही जो HEC का बजट है उसमें से डिडक्शन हो रही है। चलें, थैंक यू सो मच कराची वालों, आपको बहुत शुक्रिया। मुझे कराची से ख़ास प्यार है, आप लोगों से जो भी फ़न किया, ये इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया नबील आपने। हमारे कुछ स्कूल के टीचर्स पीछे बैठे हैं, ज़रा आप लोग खड़े हो जाएंगे सारे, जितने मेरे साथ लोग काम करते हैं सब खड़े हो जाएंगे। रिजवान, इकबाल, वक़ार, तुर्की, इनमें से ज़्यादातर लोग 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाते। एक्चुअली सिवाय रिजवान के मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कमाता है, या सॉरी वक़ार भी कमाते। एक प्रॉब्लम है उनका, बिलीफ मिसिंग है। आज मैंने इनको बुलाया सिर्फ इसलिए है कि ये लोग उन लोगों से मिल सकें जो ये पैसे कमाते हैं। आज मैंने खाना आप लोगों के साथ इसलिए इनको दावत दी है कि ये आप लोगों से छू के देख सकें असली माल है या कुछ धोखा दिया गया था। यूट्यूब पे ही सिर्फ नज़र आता है। मैं पिछले 5 महीने से सिर्फ और सिर्फ टीचर ट्रेनिंग करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा स्कूल बनाना है जहाँ पे बच्चे 5,000 रुपये कमा रहे होंगे। और प्रिंसिपल जो है उसका अपना यकीन अगर ना हो, वो कहे यार मैं तो 25,000 रुपये कमाता हूँ, टीचर 5,000 रुपये कमाती है, ये आप कौन सा मंजन लेकर आए हैं कि हम 5,000। हम तो बच्चों को पकड़ पकड़ के, ये कहते हैं, ये जो पिछले जो ओनर्स थे कहते हैं बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते थे, खुदा के वास्ते बच्चा जमा करा दो और 200 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो, फीस दे दो, कुछ दे दो। ये एक टिपिकल स्कूल है पाकिस्तान का। ये एक आम, आपकी बेगम टीचर ट्रेनर है, ये आम इसी एक चीज़ है। इस मॉडल को चेंज करने के लिए बिलीफ, पिछले 5 महीने से हमने कुछ नहीं किया। ये लोग सिर्फ अपने सोशल मीडिया चलाना सीख रहे हैं, वीडियो पे आना सीख रहे हैं, कैनवा सीख रहे हैं, सुबह शाम कहते हैं यार ये कोई पागल मिल गया हमको जो स्कूल चलाने के बहाने जो है हमसे कुछ करा रहा है। आई एम श्योर के दिल में ये ज़रूरी बोलते होंगे बच्चे। और इस वक्त हमारे पास 20 से 25 टीचर्स ऑन ट्रेनिंग है नबील, जिनका मकसद सिर्फ हमें सिर्फ उनकी अभी अंदर की वायरिंग चेंज करनी है। और जिसकी वायरिंग चेंज हो जाती है, जैसे रिजवान की हो गई तो उसने पिछले 1 साल में 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं, लेकिन जो वायरिंग नहीं चेंज कराना चाहता, मैं उसकी कितनी भी कोशिश कर लूँ वो नहीं चेंज करा पाता। लेकिन फिर भी मैं लगा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि ये अगर ये स्कूल बन गया और ये चल गया तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल अवेलेबल होगा इस मुल्क के अंदर। आगे फ्रीलांसर की पूरी स्केलिंग शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और इन बच्चियों का शुक्रिया कि ये आए और ये सीखने के लिए आमादा हैं। और ख़ास तौर पे मैं मोहसिन का शुक्रिया और अल्ताफ़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये लोग इतने मुश्किल जगह के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको फ़ीस देनी नहीं होगी, आपको हम पैसे देंगे, 50,000 रुपये आप घर लेके जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सबके लिए, ये सबके लिए जनरल चीज़ है। बैक इन 1990 जब मैं मैट्रिक करके कॉलेज में आया तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने सीखी थी वो थी सिगरेट पीना। कैसे सीखी? दोस्तों ने। मैं
म्यूज़िक का बड़ा शौकीन रहा, मैं रॉक म्यूज़िक सुनता हूँ, आज तक सुनता रहा हूँ। कैसे मतलब मेरे घर पे डेफ लेपर्ड या गन्स एंड रोजेस वाले खुद नहीं आए थे, मेरे कुछ दोस्तों की गैदरिंग थी जहाँ पे इस तरह का म्यूज़िक सुना जाता था, तो वो इन्फ्लुएंस। याद रखिए पीयर प्रेशर। अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी गैदरिंग वैसी रखें। आप यकीन जाने अगर आपके 4 दोस्त गिटारिस्ट होंगे ना, गारंटीड आपको गिटार बजाना आ जाएगा। 4 दोस्त आपके कार रेसिंग में हैं तो आप भी कार रेसिंग में जाएंगे। 4 दोस्त आपके मोटर बाइक वो CD70 ऑल्टर करा के CVU पे रेस लगा रहे हैं, आप भी लगाओगे। दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने दोस्तों को ज़रा खुद चुने और ऐसे दोस्त बनाएं जिस तरह के आप एक्चुअली अभी आप प्लान कर रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, आप यकीन जाने हम बिला वजह की कॉल करके रात को 2:30-3 बजे क्या डिस्कस कर रहे होते पता है? यार इमरान ये फ़ॉन्ट देखा, अरे यार इस फ़ॉन्ट का जी कितना खूबसूरत है। कितने लोग हैं इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स को डिस्कस करते हैं 1-2 घंटे तक एक फ़ॉन्ट को। यार ये कलर स्कीम देख रहे हो, यार ये प्रोडक्ट देख रहे हो, उसका डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन में यार ये फ्लॉ नहीं लग रहा। मैं कि नहीं यार, हम बहस करते हैं, वी आर्ग्यू विद ईच अदर एंड दिस इज़ हाउ आई लर्न, दिस इज़ हाउ वी ऑल लर्न। जब आप अगर आपको कबूतरों का शौक़ है, आपके दोस्त भी फिर कबूतर पालने वाले होंगे और आपको उस कबूतरों की तमाम तर बीमारियां पता होंगी। आपने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि आपका शौक़ है, तो अपना शौक़ अगर है तो उसी तरह की गैदरिंग में बैठना शुरू करें, दोस्त बनाएं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ये एक पैनल का बड़ा मैं एक फ़ायदा उठाऊँगा। वी हैव 2 awards to give, so please I would request रेहान भाई, शजील, इमरान भाई, हारून एंड तनवीर भाई की ये अवार्ड प्लीज़। आई वुड फर्स्ट लाइक टू प्रेजेंट एन अवार्ड टू हमज़ा फ़ारूकी। हमज़ा फ़ारूकी है यहाँ पे? ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा ये इनकी बात भी सुन लें। जी जी। अच्छा मैंने कहा कि मेरी डिस्कशन हुई है इब्राहिम सर से अभी, तो मैं मैक पे ही आपसे भी आपके सामने भी ये चीज़ रखूं रेहान भाई। अभी हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि हम यहाँ से पेमेंट्स भेजते हैं चाइना से प्रोडक्ट जाती है यूएस से सेल होने के बाद हमारा वो रेवेन्यू गिरता है यूएस के अकाउंट में, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई अमेज़ोन के साथ आपने वाइस का बैंक लगाना है, वाइस का नहीं लग रहा आप मरकरी का बना लें, मरकरी का नहीं लग रहा आप पियोनियर का बना लें। हमें किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि आप पाकिस्तान के बैंक को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। जो अभी मेरी इब्राहिम सर से डिस्कस हुई है, अगर ये चीज़ वर्केबल है जिस तरह ये बता रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको ट्राई करेंगे। इस केस के अंदर हम यहाँ से पेमेंट्स भेजेंगे चाइना, कम प्राइस के ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर हम कंटेनर मंगवाएंगे, यूएस में सेल करेंगे और वो सारा रेवेन्यू हमारे पास पाकिस्तान में गिरेगा और इसकी वजह से हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी और इस हिस्ट्री के बेस पे हमें लोन मिलेगा। ये इब्राहिम सर ने बताया और ये माशाल्लाह एक्चुअली हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता। और शुरू में बैंकिंग एक्चुअली में वाकई ही ये बैंकिंग के हवाले से ही डिज़ाइन किया गया था बेसिकली ये वर्कशॉप, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में था कि यहाँ पर शाम सरवर आ रहे हैं, साकिब अज़हर साहब आ रहे हैं, इमरान भाई आ रहे हैं, रेहान भाई आ रहे हैं, तो हमारे जहन में ये कंसेप्ट था, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बोरिंग रहा। बट आपका आना ज़ाया तो नहीं किया? नहीं बस जो इनका टॉपिक था, इनका जो विजन है माशाल्लाह बहुत ग्रेट है। अच्छा इसमें एक चीज़ आप भूल गए कि कल का पूरा दिन अभी बाकी है। जी जी। और कल के पूरे दिन में आपको जो है ना इस इकोसिस्टम के मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वही मिलेंगे, उस इकोसिस्टम के थोड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ओपनली मैं बता दूँ कि ज़ाहिर बात है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में चीज़ नहीं होती। थैंक यू सो मच। अच्छा हमज़ा है हमारे साथ, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट एन अवार्ड। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी। एक और अवार्ड है कमरुन निसा। कमरुन निसा है हमारे साथ? जी बिल्कुल, कमर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बड़ा सा सवाल था कि अवार्ड किस चीज़ का है, इसको मैं बस समराइज कर दूं। ये एक सेरेमनी की गई थी पैफला अवार्ड, जिसमें हमने, वैसे तो मैं, इब्राहिम साहब और हारून, हमने सोचा था कि हम इस प्रोसीजर के बिल्कुल बाहर रहेंगे ताकि कोई बायसनेस ना हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आई थी ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया इन फ्रीलांसिंग। तो उसको एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी ने जज किया था और उन्होंने टॉप फ्रीलांसर्स को चूज़ किया था, उसमें से हमजा एंड कमरुन निसा वर द वंस to one of the awards, जिनको awards मिला। Thank you so much everyone, thank you so much Imran साहब, thank you so much Ryan भाई, thank you Tanveer भाई, Shajil and Harun, thank you so much guys।